अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नया दिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, स्टोरीज हैं जिन पर हमने बात करनी है। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले इंट्रोडक्शन। मैं हूं आपके साथ फराज अहमद और मेरे साथ हैं मैं हूं महक असलम। तो प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसे फराज ने कहा कि बहुत सारी अहम ऐसी खबरें जो आप तक पहुँचानी हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर बात करने, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मज़ीद डेवलपमेंट भी हुई है। डेवलपमेंट होने के बावजूद वो इश्यूज़ वहीं के वहीं खड़े हैं। कुछ ऐसा भी है, अवाम को दरपेश जो मुश्किलात हैं, पहले उसका जिक्र करते हैं। कलअदम जमात और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात को 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया है, लेकिन बाज़ मकामात पर रुकावटें ताहाल बरकरार हैं। चनाब पुल पर GT रोड 11वें रोज़ भी बंद है, जिसके बायस सफ़र में मुश्किलात का सामना है, क्योंकि ज़ाहिर है ट्रैफिक ब्लॉक है। और ट्रक ड्राइवर्स ने सख्त सर्दी में, क्योंकि सर्दी की भी एंट्री हो चुकी है, तो सख्त सर्दी में एक और रात गुजार दी है। गुजरात और गिरदोनवा की अगर बात की जाए तो इंटरनेट सर्विस ताहाल वहाँ पर मुअत्तल है। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन मौलाना बशीर फारूकी ने समा से गुफ्तगू में कहा कि आर्मी चीफ ने कहा कि फ़ौज कभी नहीं चाहेगी कि मुल्क में किसी एक दुश्मन की भी जान जाए या एक शख्स की भी जान जाए। मुआहदे से मुतालिक 10 दिन तक कुछ ना बोलने का वादा भी किया है। बिल्कुल। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान की अगर बात की जाए तो उन्होंने कोर कमेटी को एतमाद में लिया है और उन्होंने ये कहा है कि मुज़ाकरात ही इस मसले का वाहिद हल थे। मुल्क में किसी भी किस्म की जो कत्लो गारत है वो कोई भी नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते। ताकत के इस्तेमाल और इंतशार का कभी भी हामी नहीं रहा, ये भी कहना है वज़ीर आज़म का। और बेअमनी का किसी को फ़ायदा नहीं होगा, ये बातें हमेशा से की जा रही हैं। इससे पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से भी यही कहा गया था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टॉक्स की जाएँ, बातें की जाएँ, मुज़ाकरात किए जाएँ और किसी तरीके से दरमियान का कोई रास्ता, बीच का कोई रास्ता वो निकाला जाए ताकि इंतशार पैदा ना हो। वज़ीर आज़म ने पार्टी अरकान को कलअदम जमात के साथ मुआहदे पर बात करने से फिलहाल रोक दिया है। अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि 11 दिन गुजर चुके हैं, सड़कों पर बड़े बड़े ट्रक्स खड़े हैं जिनके पास कोई एक्सेस नहीं है कि वो आगे जा सकें या फिर पीछे आ सकें। इंतजार किया जा रहा है कि रास्ते खुले और वो अपने मुकर्ररा मकाम पर पहुंचे। ये सिचुएशन है इस वक्त। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम डेवलपमेंट से मुतालिक भी आपको अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान और अफगान हुकाम के मुज़ाकरात जो हैं ये कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद एक और मकाम जहां पर इंतजार किया जा रहा है, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये रास्ता भी खुले। जी हाँ, चमन पाक अफगान बॉर्डर, इसे आज से खोला जा रहा है और सरहद को पैदल आमदरफ्त और तिजारत के लिए खोला जाएगा। कोच और कंधार के लोगों को मकामी सफरी दस्तावेजात पर सफ़र करने की इजाज़त होगी। सरहद तिजारत के लिए 10 घंटे खुली रहेगी, ऐसा अब जो है वो कहा गया और इत्तलात भी यही हैं। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हम देख रहे थे कि बंद हो जाने की वजह से सरहद काफ़ी लोगों को नुकसान हो रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक तिजारत का अहम ज़रिया है और जब ये चीज़ बंद हो जाती है, ये दरवाजे जब बंद होते हैं तो फिर काफ़ी लोगों का माली नुकसान होता है। अब ज़रा आगे बात करते हैं। माली और जानी नुकसान जो हुआ है वो हम आपके सामने रखेंगे। कोरोना वायरस की वजह से हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे जिनका कारोबार तो ठप हुआ ही हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग जान से भी गए हैं। मुल्क भर में कोरोना के हमले ताहाल जारी हैं। 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो मजीद 10 मरीज जान से गए हैं और मजमूई अमवात 28,468 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 39,296 टेस्ट किए गए और सिर्फ 457 में वायरस की तस्दीक हुई है। मस्बत केसेस की शरह 1.16% रही। और एक और चीज़ है जिसके बारे में कल हमने बात भी की थी और हमारे नुमाइंदगान ने हमें मुख्तलिफ शहरों से अपडेट किया था, वो था डेंगू, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल अब हो गया है। डेंगू की जो सिचुएशन है वो अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है। लाहौर की ही अगर बात करें तो वहाँ डेंगू ने एक और शख्स की जान ले ली है। मजीद 345 लोग हैं जिनके अंदर डेंगू रिपोर्ट हो चुका है, जिसके बाद अब लाहौर में मुतासरा अफराद की जो तादाद है वो 10,833 के करीब पहुंच चुकी है। 1,590 मरीज अब भी जेर इलाज हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, इन तमाम शहरों की अगर बात करें तो यहाँ भी एक एक मरीज जान से जा चुका है और वो लोग जो कि इससे इन्फेक्टेड हैं वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन के अंदर अस्पतालों में जो है वो जेर इलाज है। बहुत ही की अगर हम बात करें ना, जो सरकारी अस्पताल, इवन प्राइवेट अस्पताल, ये जो हमने बड़े बड़े शहरों के नाम लिए ना, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर या फिर
फैसलाबाद, वहाँ पर अस्पतालों में जगह नहीं है और ये कहा जा रहा है कि अच्छा अगर आपने ड्रिप लगवानी है आप साइड पे एक चेयर रखे और हम चेयर पे आपके मरीज को ड्रिप लगवा देते हैं। ये जो डेंगू है इसके अंदर पेशेंट की ऐसी कंडीशन नहीं होती कि वो किसी चेयर के ऊपर, क्योंकि आपकी बॉडी का एक एक जो जॉइंट है वो इतना पेन कर रहा होता है कि ना आप बैठ सकते हैं ना आप लेट सकते हैं प्रॉपर्ली। आपकी पूरी बॉडी इतने बुरे तरीके से दर्द करती है, लेकिन जो अस्पताल है उन पे शायद बर्डन एकदम से इतना ज़्यादा आ चुका है कि पहले से कुछ हमने काम नहीं किया था इस हवाले से, क्योंकि सबका ध्यान कोविड की तरफ था और जैसे ही डेंगू ने हमला किया तो अब एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है कि थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई हमें नजर आ रही है, स्पेशली अगर पंजाब की बात की जाए। अब जरा खैबर पख्तूनख्वा का रुख करते हैं, वहाँ पर 193 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पेशावर इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर शहर बताया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। उम्मीद है कि जो इक़दाम अब हुकूमत की जानिब से किए जाएंगे या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, जिस तरह से कल भी हम बात कर रहे थे, जो इक़दाम लिए गए हैं उससे हम ये सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर देखें। ज़्यादातर जगहों में अब स्टार्ट हुआ है वहाँ पर इक़दाम करना, क्योंकि वही बात है ना कि पूरा ध्यान था कोविड की तरफ, लेकिन जिस तरह से डेंगू ने बुरे तरीके से हमला किया, वो हमला इतना शदीद है कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। अब जरा क्रिकेट के मैदान का रुख कर लेते हैं और बाकी जो ध्यान है वो सारा इस तरफ लगा लेते हैं। भारत, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बाद नमीबिया की बारी है और आज है बड़ा ही जबरदस्त मैच। T20 वर्ल्ड कप की नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान टीम एक और मुकाबले के लिए तैयार है। शाहीनों को सबसे ज्यादा फेवरेट करार दिया जा रहा है। आज नमीबिया के खिलाफ मैदान में उतरेंगे हमारे शाहीन। मजबूत टीमों को हराने के बाद खिलाड़ियों के हौसले इंतहाई बुलंद है। अच्छा, खिलाड़ियों के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी टीम और इवन पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए लोग रहते हैं, उनके हौसले बड़े बुलंद हैं और वो कहते हैं कि बस ये वाली टीम ऐसे ही निकल जाएगी। बहुत ही अलग किस्म का ये वर्ल्ड कप देखने में आ रहा है। वो टीम्स जिनसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, वो बिल्कुल बैठी हुई नजर आ रही हैं और वो टीम्स जिनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी वो टॉप पर नजर आ रही हैं। खासतौर पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 3 वर्ल्ड क्लास टीम्स को हरा चुके हैं। अब नमीबिया की बारी है। गो कि थोड़ी सी ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, थोड़ी सी हल्की टीम इसे अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, लेकिन उसके बावजूद जी जनाब हल्का बिल्कुल नहीं लेना। ये पूरी कौम के लिए ऐसा होता है, हम हल्का लेना शुरू कर देते हैं चीजों को और वो फिर उसी से फिर जो है ना आप पीछे आना शुरू हो जाते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। जैसे हमने T20 का जो फॉर्मेट है महक, हम देखते हैं कि अचानक की सिचुएशन ऐसे बदलती है कि जो हालात बदल जाते हैं, जो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, खेल जो हो रहा होता है ना उसकी सिचुएशन बदल जाती है। शोएब मलिक ने बाबर आजम को मैच्योर कप्तान करार दिए। हसन अली के फॉर्म में आने की पेशगोई भी कर डाली है। रिटायरमेंट के सवाल पर 39 साल शोएब मलिक ने दिफाई स्ट्रोक लगाया और वो इनके जाने से पहले इतना वो होता ना कि अच्छा एज इनकी ये और ये है, लेकिन उन्होंने फिर साबित भी किया ना कि वो भी फिट हैं। सवाल हुआ ना शोएब मलिक से कि जी रिटायरमेंट के हवाले से क्या सोचा है, तो जवाब क्या था वो सुने जरा। तो सिलसिला अभी जारी रहने वाला है जनाब। शोएब मलिक कहीं नहीं जाने वाले, अभी उनका रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं है। अच्छा, क्रिकेट वर्ल्ड कप से ही जुड़ी एक और बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर। जॉस बटलर जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप की पहली सेंचुरी स्कोर कर दी है। 67 गेंदों पर 101 रन बनाए और इस दौरान 6 छक्के भी उन्होंने लगाए। इस तरह लंकन टाइगर्स 164 रन का हदफ हासिल करने में पूरी तरह से नाकाम रहे और इंग्लैंड ने यह मैच 26 रन के साथ अपने नाम कर लिया। बहुत ही शानदार किस्म का यह भी मैच देखने में आया जब इंग्लिश टीम ने यह मैच जो है 26 रन से जीत लिया और बड़ी आसानी के साथ जीत ली। खेल और खेल से जुड़ी खबरें और इसके साथ साथ मुल्की मामलात हमने आपके सामने रखे। टॉप स्टोरी थी ये। अब जरा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं और जरा सर्दी की बात करते हैं। जब सर्दियाँ आती हैं ना तो बहुत सारे लोगों को सर्दियाँ पसंद होती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी सौगातें साथ आती हैं और एक ऐसा वो सुस्ती वाला और गरम गरम सा माहौल होता है ना कि जैसे ही मगरिब या फिर 7-8 बजते हैं तो फिर कहते हैं अच्छा अब जरा कंबलों में घुस जाओ। लेकिन ये जो घुस जाओ और ड्राई फ्रूट्स हो जाए। ड्राई फ्रूट्स लेकिन ये जो 2 चीज़ें ना ये बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। मौसम सरमा की सौगात और अहम ज़रूरत की जो अशिया हैं वो हम देख रहे हैं कि लास्ट सीज़न से अब हमें महंगी मिल रही हैं। रज़ाई हो जाए, कंबल हो जाए, गर्म कपड़े हो जाए और खुश्क मेवा जात हो जाए, सबके दाम पिछले साल की निस्बत अब ज़रा बढ़ चुके हैं। जाहिर है हर चीज़ महंगी हो रही है। इन चीज़ों ने कहा कि हम क्यों ना महंगा हो, हम भी महंगे होंगे, हम भी दौड़ में शामिल होंगे और बहुत से तबकात के लिए तो ये सब कुछ ख़रीदना अभी ख्वाब सा लग रहा है कि हम कहते हैं ना कि अच्छा विंटर का सीज़न है, घर में जो है कंबल या फिर खेस जो है
इनके सेट हम चेंज कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है, अब चेंज करते हुए हमें सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। आज हम आपको शहर शहर से मौसम सरमा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली अशिया और उनकी कीमतों से मुताल्लिक अपडेट करेंगे कि ये कीमतें कितनी बढ़ चुकी हैं, लोग क्या तासुरात रखते हैं, दुकानदार क्या कहते हैं, ख़रीदार क्या कहते हैं, और क्या ख़रीदार अब इस विंटर में इस पोजीशन में हैं कि किसी एक कंबल को हाथ लगा सकें या पुराने कमरों में घुसे रहें और कुछ ना खरीदें। तो मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान अपडेट करेंगे। कराची में अगरचे सर्दियां पूरी तरह शुरू हुई, लेकिन सुबह और शाम के औकात में हल्की खुनकी ने लोगों को कर दिया है होशियार, और समझदार लोग लिहाफ और कंबल खरीदने निकल खड़े हुए हैं। कराची के बाज़ारों में ख़रीदार क्या सोचते हैं, दुकानदारों ने अब कीमत क्या मुकर्रर की है, जानते हैं, मालूम करते हैं ख़रीदारों से कि इन लिहाफों और कंबलों की क्या कीमत है। पर गुंजाइश के ऊपर बात होती है। कंबल महंगा बहुत हो गया है, कंबल के 700-800 रुपये सर्दियों में बढ़ गए। दूसरे वाले लिहाफ जो है ना वो 1500-1600 रुपये का आ जाता है, कंबल 4,000-4,500 रुपये का पड़ रहा है। जो अच्छा है भरा हुआ सही रूई का है वो तकरीबन 2,000-2,200 का है, हल्का वाला लिहाफ जो है 1,200-1,300 का। मैं एक रिक्शा चलाने वाला बंदा, अगर लिहाफ पे हाथ रखता हूँ तो नाम सुन के ही उसके दाम में पीछे हट जाता हूँ। मैं क्या खरीदूंगा? मैं तो बच्चों के लिए लेने आया हूँ, छोटे बच्चों की लिहाफ या कम्मत जो भी, लेकिन मेरी रेंज से बाहर होने। तो भाई इमरान खान साहब थोड़ी हाल करो गरीबों पे यार। भाई जहाँ भी जाओ जिस चीज़ पर हाथ रखो उसी के दाम बढ़े हुए हैं। हर चीज़ पे ये बोल रहे हैं महंगाई 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 हो रही है सब जगह। हर कुछ भी ले लें आप, अभी खिलौने वाले की दुकान से आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं हमने वो खिलौने ही रखना छोड़ दिया, महंगा बहुत है। वही हो रहा है, इतनी महंगाई हो रही है, बस एक गरीब आदमी कहाँ से लेगा। महंगाई वाकई बहुत बढ़ चुकी है। 500 रुपये का सिंगल लिहाफ अब 800 का, और 800 वाला डबल लिहाफ 1200 का हो गया है, जबकि कराची के बाज़ारों में 3,000 से लेकर 8,000 रुपये तक कंबल दस्तयाब हैं। ये तो थी कराची की सूरत हाल। अब हम चलते हैं फैसलाबाद और जानते हैं, मालूम करते हैं कि वहाँ के शहरी गर्म कपड़ों की खरीदारी किस तरह कर रहे हैं। मौसम ने रुत बदली तो कपड़े के सबसे बड़े शहर फैसलाबाद में शहरियों के पहनावे भी बदल गए। मौसम सरमा के लिए गर्मा गर्म कपड़ों की मार्केट में एंट्री हो गई, लेकिन क्या इन मार्केट्स में कपड़ों की डिमांड है या दुकानदार ग्राहकों के मुंतजिर हैं? आइए उन्हीं से जान लेते हैं। गाहकी का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है। बाजार में कोई गाहक नहीं है, सन्नाटा छा चुका है बाजार में। इसी तरह आते हैं और इसी तरह चले जाते हैं। कभी धरने आ जाते हैं, कभी लॉकडाउन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। गर्म कपड़े की गाहकी किधर से आ गई? किसी के पास पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए। लोग घर की रोटी चलाएंगे कि उनसे कपड़ा खरीदने आएंगे? लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शादी की शॉपिंग करने आए थे, लेकिन महंगाई ना बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से ना कोई चीज़ खरीद नहीं पा रहे हैं। हर चीज़ का रेट डबल हो गया है, कोई भी चीज़ मुनासिब नहीं मिल रही है किसी शॉप से भी। हर शॉप ट्राई कर ली है। जो हम लेके आते थे 1000 रुपये में सूट, वो अब हमें होलसेल से 1400-1500 में मिल रहा है। यानी कि महंगाई ऊपर जा रही है। हम दुकानदार और कस्टमर दोनों बहुत परेशान। लास्ट ईयर में जो एक सूट 500 का मिल रहा था, अब करंट ईयर में वही सूट 900 में 1000 में मिल रहा है। यानी कि 50% ही रेट बढ़ गए हुए हैं। कपड़ों के दाम की ऊंची उड़ान, शहरी है परेशान। गुज़िश्ता सीजन में 900 रुपये में मिलने वाले सूट की कीमतें 1500 रुपये तक जा पहुंची हैं। महंगाई के राज ने मार्केटों में सुनाटे दौड़ा दिए हैं। शहरी कहते हैं कपड़ा खरीदने की तो सकत ही नहीं है। अब रुख कर लेते हैं मुल्तान का कि वहां के लंडा बाजारों में क्या सूरत हाल है। जी, आपने फैसलाबाद का अहवाल तो जान लिया है, अब मैं आपको मुल्तान के लंडे बाज़ार का अहवाल बताता हूँ। हर सर्दियों के शुरू होते ही मुल्तान के लंडा बाज़ारों में गहमा गहमी अरूज पर पहुँच जाती है, लेकिन इस दफ़ा शहरी लंडे बाज़ार का रुख कर रहे हैं, लेकिन रेट सुनकर वापस चले जा रहे हैं। आइए दुकानदारों और शहरियों से जानते हैं कि इस दफ़ा लंडा बाज़ार की क्या सूरत हाल है। पिछले साल में जो हम 50 वाली चीज़ लेते थे वो 300 में मिल रही है, तो अब हम ये सोच रहे हैं अपना लूँ या बच्चों का लूँ। लंडा इतना महंगा ले नहीं सकता बंदा। जो चीज़ 100 रुपये की थी वो अब 500, 300, 400 की मिलती है। पहले 700-800 में लोंडे के बूट आ जाते थे, अभी लोंडे में आए 1400, 1500। अब गरीब बंदा क्या करे? ये एक लंडा था
जो लोग आस लगाते थे भाई हमारी सर्दी जो 2-3 महीने की होती है वो आराम से गुजर जाएगी। दूसरी बात ये है कि जो हम पिछले साल 50 रुपये का ट्राउज़र बेचते थे, आज हम वो 250 रुपये का सेल कर रहे हैं। मुश्किलात ये होता है कि महंगा आता है और यहाँ जो है ना मकानों के दुकानों के किराया, तो हम लाजिमी जो है ना ये कस्टमर से जो है ना ये कसर निकालेंगे। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जूते, जर्सियाँ और जैकेट और दीगर गर्म अशिया उनकी कीमतों में 60% तक इजाफा हो चुका है, जिससे आम शहरी की कुव्वत खरीद काफ़ी हद तक मुतासिर हो रही है। आइए पेशावर का रुख करके देखते हैं वहाँ ड्राई फ्रूट की क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद है पेशावर की ड्राई फ्रूट की मंडी में और मौसम सरमा के आते ही ड्राई फ्रूट की मांग में जो है इजाफा हो जाता है। इस साल जो चल के देखते हैं कि ड्राई फ्रूट के रेट क्या है और कौन सा ड्राई फ्रूट कितने में फ़रोख्त हो रहा है। मौसम सरमा शुरू है लेकिन कारोबार नहीं है। हालात महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब है। आजकल इस तरह के हालात है, आप खुद अंदाज़ा कर ले, हर चीज़ महंगी है। हर दुकानदार के पास इधर 10-10, 20-20 लड़के होते थे, अब वो खुद ही कर रहे हैं। इस साल जो है बिल्कुल पोजीशन ख़राब है। पिछले साल जो था बादाम 800 रुपये किलो, अभी 1000-1100। काजू जो है 1800 रुपये किलो था, अभी 2200-2300 रुपये। चलगोज़ा 3500 रुपये था, अभी 6000, 6500 रुपये किलो बिक रहे। पिस्ता जो था 1400 रुपये किलो था पिछले साल, अभी जो है 2200 रुपये केजी है। ड्राई फ्रूट भी जो है तो बहुत ज़्यादा महंगा है जी, 3000 जी 6000 रुपये पे पहुँच गई है। वो तो गरीब आदमी के बस से बाहर है। भाई यहाँ पर तो हम खाने के लिए तरस रहे, तो ड्राई फ्रूट क्या से हम खरीदेंगे? अभी वो ज़माना क्या खरीदने वाले, अब रोटी मुश्किल से पैदा कर रहे हैं। चरगोज़ा जो पिछले साल 3-3.5 हज़ार रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा था, इस साल उसकी कीमत 6,500 रुपये है, जो कि इसमें 100 गुना इजाफा है। चलिए चलते हैं कोयटा और वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। जहाँ बात हो मौसम सरमा की तो कोयटा के शहरी पहुँच जाते हैं अपने पसंदीदा ग़िज़ा ड्राई फ्रूट की दुकानों पर, और ऐसे में मौसम सरमा में अगर चलगोज़ा मिल जाए तो फिर मौसम सरमा के क्या कहने। आइए मार्केट का विजिट करते हैं, देखते हैं चलगोज़े की कितनी अक़साम है और ये कितने का मिल रहा है। एक नंबर जलगोज़ा जो 6,500 रुपये किलो है, 7,000 का भी है, 6,000 का भी है। एक पॉलिश वाला है, एक काला वाला है। एक जो है मगज़ है वो 8,000 रुपये का किलो है। जलगोज़ा जो है इसकी तकरीबन 6-7-8 किस्में हैं। जो टॉप है वो बनू, वज़ीरिस्तान, वाना इन इलाकों की है। वैसे बेसिकली अफ़गानिस्तान से भी आ रही है, हमारे चिलास में भी है और जोब में भी है, लेकिन कम मिकदार में है और क्वालिटी उसकी साइज़ में थोड़ी सी हल्की है। जो बनू, वज़ीरिस्तान ये इलाके इनकी फिर टॉप है, डिमांड भी इनकी ज़्यादा है। दुबई जा रही हैं, सऊदी जा रही हैं, चाइना इनकी डिमांड कर रहा है। और इस साल जो है ना इसका रेट गिरा हुआ है। पिछले साल 8,000 था, इस साल टॉप क्वालिटी 6,000, 6,500, मतलब 5,500 में मिल जाएगी जो चांटी ना हुई हो। चलगोज़ा जो पिछले साल जो था लोग नहीं ख़रीद सकता था, बहुत महंगा था और लोग इसको नहीं ख़रीद सकता था। इस साल सस्ता हुआ है, 6,000, 6,500 तक पहुंच गया और लोग ले भी ले रहे और अच्छा ज़बरदस्त चीज़ भी आया है। भाई अवाम के लिए तो खुशखबरी आ गई, चलगोज़ा फी किलो 3 से 4 हज़ार रुपये कम हो गया। मार्केट में गुज़श्ता साल ये चलगोज़ा जो कि 12 से 13 हज़ार रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा था, आज वो 6 से 7 हज़ार तक पहुंच गया। साथ ही चलगोज़े की गिरी जो कि 18 हज़ार रुपये फ़ी किलो थी, आज इस साल वो 12 से 13 हज़ार तक आन पहुंची। जो दुकानदार हैं वो भी खुश नज़र आ रहे हैं और जो अवाम है वो भी काफ़ी इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि बिल आखिर उन्हें इस साल जलगोज़ा खाना नसीब होगा। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा।
चलें जी, ये तो मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल हमने आपको बताई क्या थी। अब ज़रा एक और ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क, पाकिस्तान मुकाबलों की सरजमीन, पाकिस्तान मेहमान नवाजों की सरजमीन। सिर्फ क्रिकेट नेशंस ही नहीं, बहुत से मुकाबलों के लिए पाकिस्तानी सरजमीन गैर मुल्कियों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, जिसका सबूत लाहौर में शुरू होने वाला इवेंट है। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम तीसरे इंटरनेशनल फिजिकल एजिलिटी एंड कॉम्बैट एफिशिएंसी सिस्टम के मुकाबले का लाहौर में आगाज हो चुका है। ISPR के मुताबिक 6 ममालिक, जिनमें इराक, उर्दन, श्रीलंका, उज़्बेकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के 101 फौजी जो हैं वो इस मुकाबले में शामिल होंगे। मुकाबले 7 नवंबर तक लाहौर में जारी रहेंगे। बिल्कुल, और पाक फौज की 9 टीमों के 121 खिलाड़ी हैं जो कि इन मुकाबलों में शिरकत कर रहे हैं। जनाब, पाक फौज अब तक 2 बैनुल-अक़वामी पेसेस कॉम्पिटिशन्स का इनेकाद कर चुकी है। पहला जो मुकाबला था 2016 को मुनाकिद किया गया था, जिसमें 17 ममालिक और पाकिस्तान के 9 फौजी दस्तों ने शिरकत की थी। इन मुकाबलों में पाक फौज की सर्विसेज कोर ने पहली, जबकि चीन और श्रीलंका के जो फौजी दस्ते थे उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की थी और तीसरी पोजीशन भी हासिल की थी। दूसरे बैनुल-अक़वामी मुकाबलों का इनेकाद जो है ये 2018 में किया गया था, जिनमें 23 मेहमान ममालिक थे जिनके फौजी दस्तों ने शिरकत की थी, जबकि पाक फौज की 16 टीम्स थी जिनके जवानों ने जिस्मानी महारतों का मुजाहिरा इन मुकाबलों में किया था। इन कॉम्पिटिशन्स में बैनुल-अक़वामी सतह पर अवामी जमहूरिया चीन और मकामी सतह पर पाक फौज की इंजीनियरिंग, सप्लाई और आर्टिलरी सेंटर्स ने फतह समेटी थी। अफवाज पाकिस्तान को दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शुमार किया जाता है। जनाब, जिस्मानी, जहनी और तकनीकी हर सतह पर अफवाज पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की अफवाज से किसी भी तौर पर कम बिल्कुल नहीं है। एक अहम खबर आपको देंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को बुला लिया। इत्तेहादी रहनुमा आज काबीना इजलास के बाद वजीर आज़म से अहम मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात है बड़ी और इसमें होंगी बड़ी बड़ी बातें। इसी से मुतालिक बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास शब्बीर, इस मुलाकात के हवाले से बता दीजिएगा। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को तलब किया गया है आज। क्या एजेंडा होगा जिस पर आज गुफ्तगू की जानी है वजीर आज़म इमरान खान साहब से? देखें, गुज़िश्ता रोज कोर कमेटी का इजलास था जिसमें पार्टी की कोर कमेटी को वज़ीर आज़म ने एतमाद में लिया। आज कैबिनेट मीटिंग है और उस मीटिंग के बाद 3:30 बजे वज़ीर आज़म ने तमाम इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को बुलाया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी इत्तेहादी हैं, उनको भी बुलाया गया है। तारिक बशीर चीमा, चोई मोहन्नस इलाही और GDA की तरफ से फहमीदा मिर्जा, जबकि अवामी पार्टी और MQM का वफ्द भी आज वज़ीर आज़म से बतौर इत्तेहादी मुलाकात करेगा। मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म एतमाद में लेंगे। अहम हुकूमती फैसलों से भी मुतालिक इत्तेहादी जमातों से मशावरत की जाएगी। ये कैबिनेट मीटिंग के बाद ये मुलाकात है 3:30 बजे, जिसमें तमाम इत्तेहादी शरीक होंगे और वज़ीर आज़म तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शब्बीर। इस तमाम तर मामले के हवाले से आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। तो जनाब, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे उस टॉपिक की जिसका सबको है इंतज़ार। जी हाँ, वर्ल्ड T20 जो वर्ल्ड कप है इसकी हम बात करने जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप जिसमें पाकिस्तान की फतूहात की हैट्रिक से जो है धाक बिठा दी गई है दुनिया भर पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज फिर जनाब मैदान में उतरने वाली है। शाहीनों को बज़ाहिर तो आसान हरीफ नमीबिया का सामना है, लेकिन यकीनन क्रिकेट में किसी भी टीम को हल्का नहीं लेना जनाब। नमीबिया को हराने के बाद अब हमारी जो टीम है ये सीधी फाइनल 4 में जगह बना सकेगी। सीनियर प्लेयर शुएब मलिक वो ये कहते हैं कि पहले और आज के जो बाबर आजम है उसमें बहुत फर्क है। कप्तानी बहुत अच्छी है, बैटिंग शानदार कर रहे हैं। जब से उन्होंने टीम को ज्वाइन किया है तमाम खिलाड़ियों को मुत्तहिद देख रहा हूं। ये तो हकीकत है, क्योंकि जिस पुरएतमादी के साथ बाबर आजम ने भारतीय हरीफों को शिकस्त देकर तारीख रकम की थी वो काबिले दीद थी। बिल्कुल, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ फतूहात भी बेहतरीन टीम प्ले का नतीजा थी और पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। मिर्ज़ा भाई बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अच्छा पाकिस्तान का मैच जिस टीम से ना बड़ी आसान सी टीम है, बड़ी आसानी से हम ये काम कर लेंगे, हरा भी देंगे और बड़े अच्छे तरीके से हराएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है किसी भी टीम को आसान लेना ये शायद हमारी गलती हो सकती है और गलती हमें कहीं पे भी ला के खड़ा कर सकती है। आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो सुबह बखैर महक और फराज आप दोनों जनाब। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है एक तो अनप्रेडिक्टेबल टीम है, दूसरे ये कि नमीबिया की टीम का कुछ स्टेक पर नहीं है और
तीसरे ये कि नामीबिया ने अब तक अपने तमाम मैचेस जो है वो अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जहां पाकिस्तान पहली मर्तबा खेलेगा। तो हमें अपने हरीफ को आसान नहीं लेना चाहिए। नामीबिया की टीम ने पहली मर्तबा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है और उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रही है। अब तक जो उसने सुपर 12 के मैचेस हैं उनके बॉलर्स भी अच्छे हैं और ख़ास बात यह है कि नामीबिया जो है सदर्न अफ्रीका का हिस्सा है और 1990 में इसे आज़ादी मिली और इसकी आबादी जो है वो तकरीबन 25.5 लाख है और आप अंदाज़ा लगाएं कि कराची की आबादी से भी बहुत कम इसकी आबादी है। सिर्फ इसकी टीम में एक खिलाड़ी तजुर्बाकार है, डेविड वीजे, कि जो जनूबी अफ्रीका की टीम की भी नुमाइंदगी कर चुका है और अब नामीबिया की जानिब से खेल रहा है। तो मैं समझता हूँ आसान नहीं लेना चाहिए, उसका कुछ स्टेज पर नहीं है और T20 क्रिकेट ऐसी है कि कोई भी टीम कभी भी अपसेट कर सकती है। आपको याद होगा स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को 6 रन से इब्तिदाई मरहले में हराया था। तो हमें आसान नहीं लेना चाहिए अपने हरीफ को। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बता दीजिएगा कि जैसा कि आपने नामीबिया के हवाले से बताया, ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इट्स अ टीम दैट हैज़ नथिंग टू लूज़। अगर वो हार भी जाते हैं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई बैशिंग नहीं होगी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि हमारी जो इस वक्त की मौजूदा टीम है, नेवर चेंज द विनिंग कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को चेंज करने की कोई ज़रूरत है? कोई तब्दीली का इम्कान आपको नज़र आ रहा है आज के इस मैच में? एक चीज मुझे नजर आ रही है फराज के, शायद अभी कोई कंफर्म नहीं कि हसन अली की जगह ये मोहम्मद वसीम जूनियर को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो भी फास्ट बॉलर है, शुमाली वजीरिस्तान का। बैटिंग भी वो हसन अली की तरह छक्के मारता है और बॉलिंग बड़ी अच्छी करता है, यंग है। अभी उसने इसी साल वेस्ट इंडीज में जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गई थी अपने T20 डेब्यू किया था। तो हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये डिपेंड करता है टीम मैनेजमेंट पर कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती है। क्योंकि अगर हमारी बेंच के खिलाड़ियों को मौके नहीं मिले और खुदा न खास्ता सेमीफाइनल में कोई खिलाड़ी अनफिट हो जाता है तो हमारे पास बैकअप प्लान तो होना चाहिए कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अच्छा मिर्ज़ा साहब, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि हसन अली को अगर हटाना है तो उनकी जगह अब चूँकि वसीम को ट्राई किया जा रहा है तो हैदर को क्यों नहीं ट्राई किया जा रहा है? और अगर हसन की बात की जाए तो गो उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन वो बड़े मैचेस का बॉलर है, उसको मोमेंटम देने की ज़रूरत नहीं है, क्या समझते हैं आप? देखिए, बड़े मैचेस का बॉलर तो है, लेकिन आप 15 रुकनी स्क्वाड को लेकर गए। एक तो शाहनवाज दहानी जो है वो ट्रैवलिंग रिजर्व में, वो तो टीम में नहीं आ सकते। तो मेरे ख्याल में आपकी जो हैदर अली की बात है, हैदर अली को आप चांस दे सकते हैं। मोहम्मद हफीज सीनियर प्लेयर है, थोड़े से आउट ऑफ टच है, तो क्या हफीज की जगह हैदर अली को खिलाएंगे? लेकिन अगर हैदर अली को खिलाया तो हफीज तो बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो हैदर अली बॉलिंग नहीं करते। तो एक ऑप्शन तो है पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर में सरफराज अहमद भी मौजूद है, क्या उनको खिला सकते हैं? तो बहुत सारे ऑप्शन हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पास। हैदर अली है, सरफराज है, उसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज भी हमारे पास है 15 रुकनी टीम में। तो क्या हम मोहम्मद नवाज को खिला सकते हैं कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन जो फराज कह रहे थे कि शायद उसमें तब्दीली के इम्कानात बहुत कम हो। अच्छा मिर्ज़ा भाई, फाइनल फोर में पाकिस्तान की जगह अब अगर हम ये कहें कि यकीनी हमें नज़र आ रही है, तो क्या ऐसे वक्त में कौमी टीम को शाहीन शाह अफरीदी, जो कि मतलब हम ये कहते हैं कि शान है हमारी टीम की, उनको सेमीफाइनल के लिए रेस्ट देना चाहिए या आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? मैं आप बिल्कुल सही कह रही हूँ। बाज़ लोगों के जहन में ये भी है कि अपने टॉप बॉलर को आराम कराएं, अपने यंगस्टर्स को ट्राई करें, लेकिन डिपेंड करता है टीम मैनेजमेंट पर। ये टीम मैनेजमेंट गुज़िश्ता टीम मैनेजमेंट के मुकाबले में बड़ी डिफरेंट है। तकलैन मुश्ताक हेड कोच है, वर्नन सलेंडर बॉलिंग कंसल्टेंट है और उसके अलावा मैथ्यू हेडन बैटिंग कंसल्टेंट है। ये जो टीम है ये लड़ाना जान रही है, लग रहा है फाइट कर रहे हैं ये लोग, और मुझे लगता है कि ये कोई भी ऐसा डिसीजन ले सकते हैं दिलेराना कि जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फायदा हो या जिससे पाकिस्तान की टीम के चांसेस वर्ल्ड कप, असल हमारी जो है हमारा एम है वर्ल्ड कप जीतना, तो हमारे चांसेस उसी सूरत में वर्ल्ड कप में जब ज़्यादा बनेंगे जब हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम सेमीफाइनल खेलेगी। आपको पता है सेमीफाइनल हमारा या तो साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है। तो अब देखते हैं
पॉइंट टेबल की क्या पोजीशन रहती है। ठीक। अच्छा मिर्जा साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो नई मैनेजमेंट है, टीम हमारी पुरानी है, मैनेजमेंट में कुछ तब्दीलियां आई हैं, ऐसी ओवरनाइट क्या तब्दीलियां आ गई कि मिसबा वकार गए, उसके बाद हमारी टीम इंक्लूडिंग बाबर, एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर बढ़ गया, नजर आना शुरू हो गया, मुख्तलिफ जो कप्तान है वो मुख्तलिफ नजर आना शुरू हो गया, हमारे प्लेयर्स जो है उनकी परफॉर्मेंस, एक बड़ी स्टेबिलिटी नजर आना शुरू हो गई उसके अंदर। देखिए, मिसबा के बारे में कहा जाता था कि उनका डिफेंसिव माइंडसेट है। वकार यूनुस बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बहुत बड़े बॉलर थे, लेकिन वो डोमिनेट करते थे यंगस्टर्स पर। अब लगता है कि फ्री हैंड दिया हुआ है इनको। बाबर आजम को खास तौर पर लोग पहले कहते थे कि बाबर आजम रिमोट कप्तान है और उसका रिमोट जो है मिसबाह उल हक के पास ड्रेसिंग रूम में होता है, लेकिन अब बाबर आजम खुल के कप्तानी कर रहा है। अभी आप जब बता रहे थे शोएब मलिक का कि उन्होंने कहा है बड़ा इम्प्रूव किया है बाबर आजम ने कप्तानी में। हम भी उसको क्रिटिसाइज करते थे कि नया है, लेकिन अब काफी चीजें सीख गया है और मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट ने इसको फुल एतमाद दिया है, पूरा कॉन्फिडेंस दिया है, जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही है। तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है। पिछली टीम मैनेजमेंट तो धोखा दे गई आखिरी मरहले पर। भारत तो मौका कहता है, यहाँ तो धोखा था कि वो चले गए छोड़कर, लेकिन उसके बावजूद नई टीम मैनेजमेंट ने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। सही है। अच्छा मिर्जा भाई, जरा एक और चीज़ है जिसमें मैं चाहूंगी आप कमेंट दें। भारतीयों का जो रवैया है, स्पेशली विराट कोहली की अगर फैमिली को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, कल हम देख रहे थे ट्विटर पर भी, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जिस तरह से उनकी बेटी या बीवी या इवन उनके अपने हवाले से बातें हम सुनने के लिए हमें मिल रही हैं, बड़ी अफसोसनाक है। ये वहाँ के मीडिया और वहाँ के लोगों की छोटी सोच की अक्कासी करता है, जबकि हमारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम अपने स्टार्स को देख लें, फहद मुस्तफ़ा हो जाए या हमारे बाकी जो स्टार्स हैं, वो बड़ा बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने सपोर्ट करे हैं। क्योंकि मैं ये चीज़ देखती हूँ कि जब हमारी टीम हारती है तो हम भी तनकीद करते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम किसी की फैमिली, किसी की बेटी, किसी की बीवी को इस तरह से हदफ़े तनकीद नहीं बनाते कि खौफ में वो फैमिली मुब्तला हो जाए। लेकिन कल जो हमने देखा सारा टाइम सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, विराट कोहली की बेटी और बीवी के हवाले से, वो इंतहाई अफसोसनाक था। बिल्कुल महक, आप सही कह रही हैं। ये ट्रेंड है बर्रे सगीर पाक और हिंद में, लेकिन पाकिस्तान में कम है। पाकिस्तान में भी लोग एहतजाज करते हैं, लेकिन इतने एक्सट्रीमिस्ट नहीं है जितने भारत में लोग हैं। आपको याद होगा एक दफा महेंद्र सिंह धोनी का जो घर है रांची में, उसका घेराव कर दिया था और मुख्तलिफ किस्म की चीजें करते हैं और वो बड़े इमोशनल हो जाते हैं। हालांकि अभी इससे पहले उन्होंने मोहम्मद शामी को, जब पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, तनकीद का हदफ बनाया था कि वो पाकिस्तानी एजेंट है, मुसलमान है। तो ये एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए। क्रिकेट में हार जीत खेल का हिस्सा है। टीमें दो खेलती हैं, जीतती है, हारती हैं, लेकिन अब आप देखें ना, कोहली जो था वो इससे पहले उनका देवता था, लेकिन अब कोहली को वो किस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सारा इल्जाम कोहली के कांधों पर धर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये ज्यादती है। और चूंकि एक तो ये ट्रेंड है ना कि भारतीय हुकूमत खुद भी इंतहा पसंदी को फरोग देती है, मोदी की हुकूमत, और भारतीयों ने जो है वो उनका, आप देखें ना कि जो उनका वजीर दाखिला है अमित शाह, उसका बेटा जय शाह जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का सेक्रेटरी है। तो जब इंतहा पसंद लोग क्रिकेट बोर्ड में मौजूद होंगे और जब इंतहा पसंदी को फरोग दिया जाएगा तो इसी तरह के वाकयात होंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए। यही लोग लॉरेंस लेकर आए हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि विराट कोहली ने सही डिसीजन नहीं लिए, जिसकी वजह से उसको टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा मिर्जा साहब, ये एक पैगाम है बीसीसीआई को भी कि ये जो एक हफ्ते का गैप आया था, जो इन्होंने सोचा कि जी संडे को ये मैच होना चाहिए, ज़्यादा स्पॉन्सर्स आएंगे, ज़्यादा पैसा बनेगा, सारा फोकस पैसे की तरफ था। इस एक वीक के दौरान काफ़ी सारी चेंजेस आ गई। इनको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान इतने सारे ये तीनों मैचेस जीतकर सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगा। असल मसला ये है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो फोकस है वो आईपीएल पर है, इंडियन प्रीमियर लीग पर, और पैसा कमाने पर है यकीनन। बिल्कुल, इंडियन प्रीमियर लीग होगी तो अरबों रुपए वो कमाते हैं, तो उनकी सारी फोकस वही है और दुनिया भर के क्रिकेटर्स वहां पर पैसे की लालच में आते हैं। आप देखिए इतना ताकतवर है भारत की, जब आईपीएल होती है तो तकरीबन 80% ममालिक कोई क्रिकेट नहीं खेलते ताकि उनके प्लेयर जाकर आईपीएल में खेल सके। तो पैसा बोलता है, पैसा डोमिनेट कर रहा है और बीसीसीआई को इसका जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। आईपीएल और बीसीसीआई वो कहते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो है वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अब आप देखें भारतीय टीम
13 के बाद से कोई आईसीसी का मेजर इवेंट नहीं जीती। आखिरी मरतबा उसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसके बाद 2014 का T20 नहीं जीत सकी, 2016 का T20 नहीं जीत सकी, 2019 का वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी, और अब बाहर हो रही है 2021 के T20 से। तो इससे उनकी परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट हो रही है कि सारा उनका फोकस जो है वो आईपीएल पे है, जिसकी वजह से वो मेजर इवेंट्स में अच्छा कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है ग्राफ इनका। बिल्कुल, आप देख लें, कोहली पर इसीलिए तनकीद हो रही है कि जब 2007 के वर्ल्ड कप में भारत बांग्लादेश से हारा था, तो उसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो है ना काफी चेंजेस की थी, और कुछ ही महीनों के बाद 2007 सितंबर 2007, मुझे तारीख भी याद है, 21 सितंबर 2007 को भारत T20 वर्ल्ड कप जीत गया था धोनी की कप्तानी में, और 4 साल के बाद 2011 का वर्ल्ड कप जीत गया था। तो उस वक्त ओवरऑलिंग हुई थी। अब देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड क्या इकदाम करता है। और मिर्जा भाई, एक और बात ना कि टॉस का बहुत चर्चा था, उस पर बहुत बातें थी, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने ये साबित किया कि भाई टॉस जीतना या हारना मायने नहीं रखता, आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस आपको जीत से हमकनार कराती, क्योंकि इंडिया की तरफ से तो यही मौकिफ था कि टॉस में हार गए इसीलिए मैच में हार गए। एक रूटीन बन गई थी कि जो टॉस जीत गया वो मैच जीत गया। ये भी उनका जो एक वो एक्सक्यूज था ना, वो भी बह गया बिल्कुल। मैं दरअसल 80% मैचेस जो है वो टीमें जीती हैं जिन्होंने टॉस जिन्होंने हदफ का ताक़ुब किया है, चेस किया है। और इंग्लैंड ने कल एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस दी। कल जितनी ओस गिरी अब तक जो 23 अक्टूबर से वर्ल्ड कप के सुपर 12 के मैच के हुए, इतनी ओस किसी मैच में नजर नहीं आई जितनी कल गिरी हुई थी शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। और गेंद गिरी हो रही थी, फील्डिंग में स्लिपरी थी आउटफील्ड, लेकिन इंग्लैंड ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस दी। उन्होंने ये साबित किया कि वो टारगेट को डिफेंड भी कर सकते हैं और चेस भी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने किस तरीके से आउट क्लास किया। तो मैं समझता हूँ सबसे डेंजरस टीम है इंग्लैंड की इस वर्ल्ड कप में, और वो पाकिस्तान, और मुझे लग रहा है कि अल्लाह करे पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल हो और मजेदार फाइनल हो 14 नवंबर को। मजा आ जाए, मजा आएगा ना फिर, दोनों टीमें खेलने वाली और जान से खेलने वाली। मिर्जा भाई बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू के लिए। अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक और मैच की बात कर लेते हैं, वो है अपोजिशन का और पंजाब हुकूमत का मैच, क्योंकि हर कोई जो है वो ये कह रहा है कि महंगाई बढ़ी है और अपोजिशन इस महंगाई को सीढ़ी बना के जो है वो सड़कों पे आज हमें नजर आ रही है। सुबह पंजाब का जहां आजकल बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है और महंगाई के खिलाफ अपोजिशन एहतजाज करती नजर आ रही है, और ये इंदिया दे दिया गया है कि अगर महंगाई कम नहीं होगी तो मजीद सड़कों पर निकला जाएगा। अपोजिशन लीडर जो हैं यानी शहबाज शरीफ, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ का उन्होंने दौरा किया है और हदफ तनकीद बनाया है हुकूमत वक्त को। तब्दीली सरकार के बारे में उन्होंने कहा कि तब्दीली की बातें होती हैं और सिर्फ बातें ही होती हैं, यानी अमलन कोई काम नहीं होता। सियासी मसाइल ही नहीं, जो पंजाब का सूबा है आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और इसको एक टाइम पे नून लीग का गढ़ भी समझा जाता था, तो इसलिए शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं अब मौजूदा हुकूमत को, लेकिन मौजूदा हुकूमत शायद सर जो है वो इस तरफ नहीं, ध्यान नहीं दे रही है और अपनी नजरें इस तरफ नहीं करी। जैसे अगर मैं बात करूँ डेंगू की, तो इस वक्त पंजाब में डेंगू सर उठा रहा है और बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। कोरोना से निपटने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। पंजाब हुकूमत की जो पॉलिसीज है वो सबके सामने, लेकिन इसके बावजूद कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल भी फराज हमें नजर आ रही है, और इसी चीज को जो है ना बेस बना रही है अपोजिशन, इसी चीज को सीढ़ी भी बना रही है और इसी चीज से हम देख रहे हैं कि हमें सड़कों पे भी नजर आ रही है। बिल्कुल, तो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ये जो मैच चल रहा है महंगाई से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड और दीगर मसाइल से रिलेटेड, इन्हीं अहम मामलात पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हसन साहब, इब्तिदा में सियासत की बात हो जाए, छोटे मियाँ साहब जो हैं काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं आजकल, बहुत तनकीद भी हो रही है। पंजाब में उनका जो वोट बैंक है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग समझा जाता है। क्या ये जो सूरत हाल है सूबाई हुकूमत के लिए परेशानी का बायस है किसी तरह से? सियासत करना शहबाज शरीफ साहब का हक है, एहतजाज करना भी मुस्लिम लीग नून का हक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए लम्हा फिक्री और आवाम को सोचने की बात है कि जिस इलाके के लिए उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में 1 रुपया नहीं डाला, डीजी खान के जो बासी हैं वो तरसते रहे डेवलपमेंट फंड्स के लिए, आज वो वहाँ जाकर जनूबी पंजाब की बात करना चाहते हैं। उनको नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो तारीखी पैकेज दिया जनूबी पंजाब के लिए, क्या उनको नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की हुकूमत है
जहाँ पर एक सेक्रेटेरिएट कायम किया गया जनूबी पंजाब में। क्या उनको नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये हुआ कि जनूबी पंजाब के एक पॉलिटिशियन को वज़ीर आला बनाया गया? क्या उनको नहीं पता कि जनूबी पंजाब की आवाम की सुनी गई जब पंजाब में सरदार उस्मान बाज़ार साहब की हुकूमत आई? तो आप अगर ये समझते हैं कि आवाम को आप इस तरह की बातें करके बेवकूफ़ बना सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आवाम हमारी बेवकूफ़ा इन बातों में आएगी। बाकी जो जलसे के हालात थे वो आपने देख ही लिया, कुर्सियाँ ज़्यादा और लोग कम। बहरहाल जो वो कोशिश कर रहे हैं उनका हक है, वो करते रहे, हमें कोई इतराज़ नहीं। ठीक, हसन साहब आप खुद कह रहे हैं ना कि अवाम बेवकूफ़ नहीं समझदार है, तो समझदार अवाम फिर सवाल भी करती है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं मिलता। हमने देखा गुज़श्ता हफ्ते जो है सूबाई असम्बली के बाहर अपोजिशन अरकान ने भी एहतजाज के मुख्तलिफ तरीके अपनाए। कोई गले में डोई डाल के आया हुआ था, कोई साइकिल पे आ रहा था, और यकीनन अवाम भी परेशान हमें नज़र आ रही है। चले अगर हम ये कह दें कि अपोजिशन इसको बेस बना रही है एहतजाज की, सड़कों पर आने की, तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन अवाम जो कि बुनियादी ज़रूरियात से महरूम होती हुई हमें नज़र आ रही है, वो सवाल करिए। तो प्लीज़ ज़रा रहनुमाई कीजिएगा कि जब पॉलिसीज़ बन रही हैं, पॉलिसीज़ के बावजूद इस महंगाई पर काबू नहीं पाया जा रहा, इसमें सूबाई हुकूमत क्या कर रही है? ऑपोजिशन के शोर को महंगाई के मसले से अलग कर लें। दोनों पर बता देता हूँ, ऑपोजिशन के लोग महंगाई पर एहतजाज नहीं कर रहे। अगर कर रहे होते तो इकट्ठे कर रहे होते। पीपल्स पार्टी कहीं और, पीडीएम शहबाज ग्रुप कहीं और, पीडीएम मरियम ग्रुप कहीं और। ये नज़रिए पे एहतजाज नहीं है, मुफादात पर एहतजाज है। बाकी रह गई महंगाई, उसकी लहर बिल्कुल है, आवाम को पता है, हुकूमत के दिल में आवाम का दर्द है, और इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत के लेवल पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आपने देखा कि किस तरह हमने पंजाब में आटे की कीमत कंट्रोल की है। पंजाब में हमारे जो गंदम के ज़खायर हैं वो वाफिर हैं। इस वक्त 18-19 हज़ार टन हम रोज़ की रिलीज़ कर रहे हैं, और आपने देखा कि कीमत कैसे बतदरीज नीचे आई है। पंजाब इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ सिंध की इनएफिशिएंसी की कीमत चुका रहा है, क्योंकि सिंध के अंदर ना सिर्फ कीमत ज़्यादा है, वो अपनी गंदम भी उन्होंने सही तरह रिलीज़ नहीं की। कुछ उनकी गंदम जो थी वो चोरी हो गई, या जो कहते हैं कि चूहे खा गए। तो जाहिर है कि जो बॉर्डर के अजला हैं वहाँ पर लोग कोशिश करते हैं कि सिंध में जाके अपनी गंदम बेचें, तो ये आपके सामने है। चीनी की जो कहानी है वो भी सबके सामने एक सक्सेस स्टोरी है कि कैसे चीनी की कीमत ऊपर गई और कैसे हमने दरामदशुदा चीनी लाए पंजाब में और चीनी की कीमत नीचे आई। ये भी सक्सेस स्टोरी है। उसके अलावा हमारे बचत बाज़ार, सहूलत बाज़ार, वो सबके सामने है। फिर हमारे जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट जो मार्केट में फिर रहे हैं वो भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। ऑक्शंस की भी हम निगरानी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वफाकी हुकूमत एक पैकेज लाना चाह रही है जिससे अवाम की मुश्किलात का अजाला हो और उनको टारगेटेड फूड सब्सिडी दी जाए। तो इस वक्त ये इशू हमारे लिए सबसे अहम है और हम दिन रात इस पर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अवाम के लिए उनको इसमें बहुत रिलीफ मिलेगा। अच्छा हसन साहब, बचत बाजार के हवाले से आपने बात की, शहरियों का, गरीब आवाम का एक वाहिद सहारा होते थे, रिलीफ दे रहे होते थे। क्या मौजूदा दौर में बचत बाजार वाकई रिलीफ दे रहे हैं या वहाँ भी अब जो महंगाई का राज है पहुँच चुका है? जी देखिए, बचत बाज़ार क्यों नहीं दे रहे रिलीफ? आप जाकर बचत बाज़ार का विज़िट करें और देखें कि वहाँ पर चीज़ें सस्ते दामों मिल रही हैं कि नहीं। जो बचत बाज़ार है वहाँ पर जाहिर है कि हर वक्त हमारा कंट्रोल है, हम देख भी रहे हैं, और जो लोग शहरी वहाँ पर आते हैं हमारी कोशिश होती है कि उनको सस्ते नरखों पर चीज़ें मिलें। लेकिन बचत बाज़ार जो है वो हमारी हिकमत अमली का सिर्फ एक जुज़्व है, और भी तो बहुत सारे काम कर रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ही हमारी हिकमत अमली बनती है, और हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि आवाम की मुश्किलात में ज़्यादा से ज़्यादा कमी की जाए। सही। अच्छा हसन साहब, जैसे हम जब पंजाब की बात कर रहे हैं आजकल, तो जो डेंगू है उसका जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना से निपटने के लिए भरपूर तवज्जो दी गई और बेहतरीन इंतजामात भी हमने अस्पतालों में देखे, लेकिन शायद हम इस चैलेंज को भूल गए, क्योंकि हर साल हमें 3-4 महीने तक साल के आखिर में ये चैलेंज दरपेश रहता है डेंगू का। तो प्लीज़ ज़रा बताएगा कि आप इसके ज़्यादा फैलने की वजह क्या है? बात यह है कि हमें कवरेज चाहिए होती है बुरी खबर की। जो हुकूमत कोरोना का मुकाबला कर गई, जो 100 साल में एक दफ़ा आता है, और इस तरह मुकाबला कर गई कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक मिसाल बन गया। आप समझते हैं कि वो हुकूमत डेंगू का मुकाबला नहीं कर सकती या ना कर पाई? ये हर साल का अपना पैटर्न होता है डेंगू के
जो सीजनल पैटर्न्स हैं वो आते हैं। हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो बैक वक्त 2 महाजों पर मुकाबला कर रहे हैं, और जो समझने की बात है कि डेंगू जो है वो उसके लिए जो फॉगिंग बहुत ज़्यादा करते थे, हर जगह करते थे, उससे सांस की बीमारियां भी होती थी। अब हम टारगेटेड फॉगिंग कर रहे हैं, केस रिस्पांस के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो कोरोना है वो भी फेफड़ों की बीमारी है। हाँ। और खुदा ना खास्ता अगर हम सांस की बीमारी वाली चीज़ कोई ज़्यादा फैलाएंगे तो उससे कोरोना का नुकसान बढ़ सकता है। पब्लिक हेल्थ के इश्यूज़ हैं, पॉलिसी ऐसी बनानी है जो बैलेंस की हो, कोरोना के ऊपर भी फोकस रखें, वैक्सीनेशन भी ना रुकें, और डेंगू का भी डट के मुकाबला करें। सलूट करें अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को जो अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी और आपकी हिफाजत की जंग बैक वक्त 2 महाजों पर लड़ रहे हैं। सलूट करें उन्हें। ठीक, बिल्कुल आपने कहा कि सिचुएशन चेंज हो चुकी है, फॉगिंग से सांस की बीमारियां भी हो सकती हैं। जो बैलेंस आपने आप प्लानिंग के हवाले से बात की, तो ये प्लानिंग है क्या? वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अब डेंगू से निपटने के लिए इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए महकमा सेहत को क्या हिदायत दी गई हैं? महकमा सेहत को हिदायत बड़ी वाज़ेह है, और वो ये है कि सबसे पहले तो आपने लोगों में अवेयरनेस फैलानी है ताकि लोग पानी को खड़ा ना होने दें और लार्वा की अफजाइश ना हो। दूसरी हिदायत उनकी ये है जिस पर महकमा सेहत बड़ी तंदही से काम कर रहा है, और वो ये है कि आपने हॉट स्पॉट चेकिंग करनी है, घर घर जाकर चेक करें, जहाँ पर लार्वा निकले वहाँ पे जो भी हिफाजती इकदाम है IRS जो हमारा है वो करें, जहाँ पर केस रिस्पांस डिमांड करता है वहाँ पर फॉगिंग करें। और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि हस्पतालों के अंदर जो डेंगू के मरीज़ हैं उनका ख्याल करें। हमने हर बड़े हस्पताल में डेंगू के लिए बेड मुख्तस किए हैं, और जब हमें लगा कि मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है तो रातों रात एक्सपो सेंटर में डेंगू फील्ड अस्पताल बनाया गया। ये सब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हिदायत के ऊपर हो रहा है, और महकमा सेहत जो है प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ भी और टर्शरी हेल्थ भी, वो दोनों महकमे बड़ी तनदही से इस पर अपना काम कर रहे हैं। ठीक, लास्ट में ज़रा बता दें कि पंजाब के जो अवाम है उनके लिए कोई अच्छी खबर आने वाली है? हमने आपको एक बड़ी खुशखबरी नहीं देनी, हमने आपको हर रोज़, हर महाज, हर फ्रंट पर खुशखबरी देनी है। हमारा जो तरक्याती पैकेज है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज, ये 15,000 खुशखबरियाँ हैं। हमारा जो हेल्थ कार्ड है उसके अंदर लाखों खुशखबरियाँ हैं। हमारा जो मजदूर कार्ड है वो 80 लाख खुशखबरियाँ हैं। हमने आपको हर महाज पर खुशखबरी देनी है। हमने आपको एक हेडलाइन नहीं देनी कि हम तस्वीरें खिंचवाएं और चले जाएं। हर जगह पर, हर महाज पर, हर महकमे पर, हर सेक्टर में आपके लिए काम करना, और इंशाल्लाह खुशखबरी है। ठीक, बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब, आपने हमें वक्त दिया। एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद मिलते हैं आपसे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में इन दिनों सकाफती रंगों की बहार छाई हुई है। वैसे तो सर्दी है, लेकिन सर्दी में बहार इसलिए है क्योंकि सकाफती रंग हर जगह नजर आ रहे हैं। लोग विरसा में खूबसूरत मेला सजा है, और हमारी नुमाइंदा फरार रबानी खैबर पख्तूनख्वा के पवेलियन में इस वक्त मौजूद है, और क्या शानदार चीज़ें हैं वहाँ पर। चलें, क्या शानदार चीज़ें हैं यही जान लेते हैं उनसे। चलते हैं, मेले का अहवाल जानते हैं। हमारी नुमाइंदा फरार रबानी रिपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान का हर सूबा, हर सकाफत अपनी एक अलग पहचान रखता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैबर पख्तूनख्वा पवेलियन में, और ये पवेलियन सजाया गया है इस्लामाबाद के लोक विरसा में, जहाँ पर मेला लगा है। 7 रोज का ये मेला है। यहाँ पर हर सूबे की सकाफत को दिखाया गया है, चाहे वो डांस की सूरत में हो, चाहे वो खानों की सूरत में हो, चाहे वो कपड़ों की सूरत में हो, चाहे वो डेकोरेटिव आइटम्स की सूरत में हो। तो मैं आपको आज खैबर पख्तूनख्वा पवेलियन की सैर कराऊंगी, और मैं यहाँ दिखाऊंगी कि इस वक्त यहाँ क्या क्या मौजूद है। चलिए हमारे साथ। अब मैं पहुंची हूँ एक ऐसी हैंडीक्राफ्ट की दुकान में जहाँ का सामान, जहाँ की चीजें बेहद खूबसूरत है और सारी हाथ से बनी हुई है। लिहाजा मुझे थोड़ा सा अपने काम के हवाले से बताएं। ये मैं खुद बनाता हूँ। तकरीबन मेरा भी 47 साल उम्र है। मैं 8 साल का था कि दादी के साथ अपना ये मैं बना रहा हूँ। कितना अच्छा लगता है जब आप दूसरे इलाकों के लोगों को अपनी सकाफत बताते हैं, अपने हाथ से बनी हुई चीजें दिखाते हैं और बताते हैं। हम हर साल इस्लामाबाद आते हैं लोग विरसे में, और बहुत खुशी होता है। इधर हम अपने हाथ के बनी हुई चीजें बेचते हैं। जब शॉपिंग की बात हो और इतना सारा कुछ मिल रहा हो तो खवातीन खरीदारी ना करें, और वो भी अपने मनपसंद कपड़ों की। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मरियम,
जो कि इस्लामाबाद की रिहायशी हैं और यहाँ पर खरीदारी करने आई हैं KPK के कपड़ों की। तो पहले मरियम मुझे बताइएगा यहाँ आकर कैसा लग रहा है, कितना एंजॉय करी है? मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पिछले साल भी यहाँ पर आई थी और इस बार भी हम उसी के लिए दोबारा आए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे कल्चरल स्टॉल्स लगे हुए होते हैं और हम बहुत इंजॉय करते हैं। मरियम ने अपनी खरीदारी कर ली है, मैंने आपको दिखा दिया है KPK और करा दी है यहाँ की सैर। अब मैं भी जा रही हूँ शॉपिंग करने और आपको मैं शॉपिंग बताऊंगी जरूर कि मैंने यहाँ से क्या खरीदारी की है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो कि माँ बाप का फ़ख्र होते हैं और जब वो उनकी ख्वाहिश पूरी करें तो माँ बाप की खुशी बिल्कुल दीदनी होती है। लेकिन आज हम आपको जिस बाहिम्मत तालिबा से मिलवाने वाले हैं उसने मरहूम वालिदैन की ख्वाहिश को पूरा किया है। पेशावर यूनिवर्सिटी के शोबा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में MBA की तालिबा ने अस्पताल में इम्तिहान की तैयारी करते करते गोल्ड मेडल हासिल कर लिए। जनाब बेनिश जावेद, जिनकी वालिदा कैंसर की मरीज़ा थी, जिनकी ख्वाहिश बेटी को अव्वल पोजीशन दिलवाना था, माँ की ख्वाहिश पूरी हो गई लेकिन वो खुद दुनिया में मौजूद नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि बेनिश के जो वालिद हैं वो भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात और मुश्किल वक्त होता है किसी भी औलाद के लिए, वो चाहे बेटा है या बेटी, और इन हालात में अपना तालीमी सफ़र जारी रखना और फिर गोल्ड मेडल हासिल कर लेना। आप सोचें कि ये कितनी हिम्मत वाली, कितनी हौसले वाली, कितनी चैलेंजिंग वाली बात है। और यकीनन बेनिश के वालिदैन आज एक हमसे बेहतर जगह पर हैं और वो बेनिश को देख के बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे होंगे। तो बेनिश ने आज हमें ज्वाइन कर लिए प्रोग्राम में, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेनिश, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू जी, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बेनिश, सबसे पहले तो आपको हम सलाम पेश करेंगे कि इतनी हिम्मत और इतना हौसला अल्लाह ताला किसी को ही अता करता है, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरने के बाद आप अपने आप में रहें, अपनी सेंसेस में रहें और अपने एक तालीमी सफ़र को जारी रखें सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके वालिदैन ये चाहते थे, ये बड़ा मुश्किल काम है। मुझे ये बताएंगे जो कामयाबी आपको मिली है, सबसे पहले तो डेडिकेट किसे करेंगे इसको, ये आपके नज़दीक अहमियत क्या रखती है, और इस सफ़र में जो मुश्किलात है मैं चाहूँगी आपकी ज़ुबानी हमारे नाज़रीन सुने। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आप सबका और समा टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी जो है वो सबके सामने रखूँ। और ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, नो डाउट, इन द सेंस कि एक इंसान जो अपने माँ बाप को अपने हाथों से रुखसत करके, वो एक टूटा हुआ इंसान जो अपने माँ बाप को अपने सामने रुखसत करके आंखों से, और फिर वो आता है और वो फिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है और फिर वो पेपर देता है और फिर वो उसमें टॉप भी कर जाता है। तो वाकई ये हौसला जो है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अता है। हम बेसिकली अगर मैं बात करना चाहूँ तो बीइंग अ फीमेल, और गर्ल्स जो होती हैं वो थोड़ी इमोशनली जो होती हैं वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू मर्दों के। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि लाइक लड़कियाँ जो होती हैं, अगर अल्लाह ना करे उनका कोई अजीज़ उनसे बिछड़ जाता है तो वो रोती हैं, धोती हैं। मर्द जो होता है वो खुद को कंपोज रखता है, लेकिन मैंने एट अ टाइम बेटा और बेटी दोनों का रोल निभाया। मैंने अपने माँ बाप की खिदमत की हॉस्पिटल्स में, मतलब मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि मैं आपको मतलब एक बात कहूँ कि जब मेरे वालिद मेरा एडमिशन करवा रहे थे पेशावर यूनिवर्सिटी में, तो मैंने कभी कोई एजुकेशन में नहीं पढ़ा था, तो मेरे वालिद को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कि मेरी बेटी जो है वो ना सिर्फ कोई एजुकेशन में पढ़ेगी बल्कि वहाँ से मेडल हासिल करेगी। और आई स्टिल रिमेंबर कि व्हेन आई वाज हैविंग अ लास्ट पेपर ऑफ सेकंड सेमेस्टर, तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम होम और मुझे कॉल आई कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया है। वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए, और मैं गई भाग के, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं किस ड्रेस में हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। मेरे हाथ में बुक्स थी, हाँ ये इतना मुझे होश नहीं था कि मेरे जो हाथ में बुक थी वो बुक भी मैं साथ ले गई। और मैं वहाँ गई, मैंने अपने वालिद को देखा, और मैं एक लौती बेटी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा लाडली भी थी। मैं अपने वालिदैन में सबसे ज़्यादा वालिद की बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी, हम बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो मैंने जब उनको रुखसत किया, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे मैं आई, सुबह 9 बजे मेरा पेपर था, सुबह उनका 6 बजे जनाजा हुआ और मैं 6 बजे वहाँ से निकली और 9:30 पे मैं पेशावर पहुँची, ट्रैवल करके आई मैं हरीपुर से। अच्छा। तो फिर मैंने अपना पेपर दिया और फिर मैंने सेकेंड सेमेस्टर में भी टॉप किया। लेकिन आजमाइशों का सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होता। थर्ड सेमेस्टर में मेरी मदर को कैंसर डायग्नोज हो गया
और उसमें ये था कि गोल्ड मेडल के लिए ये ज़रूरी होता है कि अलॉन्ग विद हाई CGPA आपको हर पेपर आपने अटेम्प्ट किया हो। लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक पेपर नहीं भी देते हैं किसी भी वजह से, तो अगर आप वो मेकअप में देते हैं तो आप गोल्ड मेडल के लिए एलिजिबल नहीं रहते। तो मुझे तो अपने वालिदैन का ख्वाब पूरा करना था, ख़ासतौर पर मुझे अपने वालिद का ख्वाब पूरा करना था। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी अम्मी की अंदर सर्जरी हो रही थी और मैं बाहर बैठ के अपना लीडरशिप का पेपर प्रिपेयर कर रही थी और डॉक्टर्स भी हैरान हो रहे थे कि एक ऐसी बच्ची या एक ऐसी लड़की जिसकी मां ऑपरेशन थिएटर में है, पहले वालिद का बिछड़ जाना, फिर वालिदा की इस पोजीशन के अंदर आपने पेपर्स की तैयारी की। आमतौर पर कोई भी इंसान, मजबूत से मजबूत इंसान, एक डीप डिप्रेशन में जा सकता है, बिल्कुल हाथ पांव छोड़ देता है। किस तरह से, क्या ऐसी मोटिवेशन थी, क्या जहन में ऐसा चलता था जो आपको अपने इस गोल पर स्टक रखता था कि नहीं जी मुझे गोल्ड मेडल लेना है, जो मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं वो मेरे साथ हैं, चाहे वो मेरे साथ खुद फिजिकली मौजूद हैं या नहीं। वो मोटिवेशन क्या थी, वो फीलिंग्स क्या थी? मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं किस तरह से किन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए आपसे ये सवाल पूछूं। देखिए फीलिंग्स ये थी ना कि कोई नहीं जानता कि उसकी ज़िंदगी कितनी लिखी है, और एक ऐसा पेशेंट जो डायबिटिक भी हो और जो कैंसर पेशेंट भी हो तो उसके लिए ज़िंदगी के चांसेस, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। जब मेरी अम्मी ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी तो जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा बेटा पेपर प्रिपेयर करना, माँ बाप आते जाते रहते हैं, अल्लाह, और माँ बाप सबके जाते हैं। तो ये चीज़ जब मेरी अंदर अम्मी का ऑपरेशन हो रहा था और वो मैं लाइक आई वाज होल्डिंग पेपर लाइक दैट और लीडरशिप का पेपर पढ़ रही थी और मैं जस्ट रो भी रही थी और मैं पेपर भी पढ़ रही थी कि यार मुझे अपने माँ बाप की बात का मान रखना है। लाइक मैं हैरान हूँ, आपके प्रोग्राम से मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि माँ बाप बहुत कुछ करते हैं बच्चों के लिए, नो डाउट, पूरी अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं, लेकिन इनका ये अक्सर इम्पैक्ट ये क्रिएट किया जाता है कि शायद माँ बाप को ये लगता है कि यही बच्चे बड़े होकर हमारा कल को साया बनेंगे। लेकिन मेरे माँ बाप जब जा रहे थे तो उनको पता था कि मैं उनका साया नहीं बन सकती, ठीक है, दे वर अबाउट टू डाई, दे वर डाइंग, और लेकिन फिर भी जाते जाते उनको मेरे मुस्तकबिल की इतनी फिक्र थी, तो मैं कैसे मोटिवेशन ना लेती, कैसे मैं डीमोटिवेट हो जाती, मैं कैसे डीमोरलाइज हो जाती। तो मुझे वो चीज़ मोटिवेट करती थी कि लाइक मेरे पेरेंट्स, लाइक मेरी मदर जब ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी और उनको पता था कि मेरा पेपर है, तो मुझे कही थी बेटा कुछ भी हो जाए पेपर ज़रूर तुमने देना है। तो ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती थी और मैंने पेपर्स दिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने माँ बाप की, अपने वालिदैन की बात का मान रखा है। आपके लिए कोई ब्लेसिंग है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरने के बाद भी आपने पूरा फोकस रखा अपने काम पे, क्योंकि सिर्फ ये था कि आपकी वालिदा कहती थी, आपके वालिद साहब का ख्वाब था कि आप गोल्ड मेडल लें। वो कहते हैं ना कि एक लम्हा आपकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब आप सोचते हैं कि जिस इंसान की कमी है ना आपको, काश वो मेरे सामने मौजूद होता। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ देखते हैं, लेकिन उनमें बड़ी ज़्यादा तलखियाँ मौजूद होती हैं। यकीनन जब आपको गोल्ड मेडल मिला होगा, हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को, उस वक्त आप ये चाहती होंगी कि माँ बाप, क्योंकि माँ बाप तो आपके लिए दुनिया है ना, इस दुनिया में उनसे तो बढ़ के कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसा है। तो वो क्या चीज़ थी जब गोल्ड मेडल आपको मिल रहा था, आपके गले में पहनाया जा रहा था, अम्मा की, अब्बा की कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आई और दिल किया कि बस माँ बाप हों, मैं जाके फ़ौरन से गले लगा लूँ? क्या माहौल था, क्या? मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था जब मुझे कामरान बंगत साहब, मीन्स एजुकेशन मिनिस्टर, जब वो गोल्ड मेडल पहना रहे थे, उस वक्त रोना आ रहा था कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स जब मुझे भेज रहे थे और गोल्ड मेडल की वो मेरे सामने जो है अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि जब तुम्हें गोल्ड मेडल सबके सामने मिलेगा ना तो हम खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। तो मुझे जब मैंने ऑडियंस में देखा ना, जब मुझे मेडल मिल रहा था जहाँ पे पेरेंट्स वगैरह बैठे हुए थे या जहाँ पे गेस्ट के लिए सीट्स एलोकेटेड थी, तो वहाँ मुझे अपने माँ बाप की रूहें नज़र आई। लाइक साइंटिफिकली ना देखे ना तो मेरे जज्बात को अगर देखा जाए तो मुझे अपने माँ बाप की रूहें नजर आई। तो उनकी आंखों में वो खुशी के आंसू नजर आ रहे थे जो वो मुझे मेडल पहनते हुए देख रहे थे। और जब मेरे वालिद साहब का नाम जो है वो प्रोनाउंस हो रहा था और अनाउंस हो रहा था सबके सामने, तो मेरे ख्याल में मैंने जंग जीत ली। मैंने अपने माँ बाप की बात मान रख के मैंने अपना
अपना फ़र्ज़ निभाया और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी और जब उनसे मिलूंगी तो वो उनको भी बड़ा फ़ख्र होगा। उनको अभी भी फ़ख्र है बिनिश, अभी भी वो यकीनन हमसे अच्छी जगह पर है और वो आपको देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि एक इतनी अच्छी इतनी काबिल बेटी, वो कहते हैं ना कि वालिदैन का तो एहसास होता है कि अगर 10 औलादों में से एक औलाद ही नेक निकल है तो वो कहता है कि हमें दुनिया में जन्नत मिल गई। अच्छा, कभी आपने ये सोचा था कि जब शुरू में आपने अपने करियर का आगाज़ किया होगा, अपनी पढ़ाई का सफ़र आपने शुरू किया होगा, तो आप कह रही हैं ना आपके वालिद साहब आपको लेके गए, एडमिशन उन्होंने दिलवाया, आपके वालिद साहब का ये ख्वाब था कि आप गोल्ड मेडल जीतें। क्या आपने कभी सोचा कि मैं जिनके लिए ये गोल्ड मेडल ले रही हूँ या जिनके लिए मैं इतनी मेहनत करी हूँ, कभी भी तो ये सोच किसी बच्चे के ज़हन में नहीं आती ना कि जब मैं उस स्टेज पे खड़ी होंगी और ये चीज़ मुझे मिल रही होगी तो सामने वो मौजूद नहीं होंगे तालियां बजाने के लिए, सामने तो वो हस्तियाँ ही नहीं होंगी जिनके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। बिल्कुल ऐसी सोच आई भी, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि वो मुझसे दूर नहीं गए, वो अभी इस स्टूडियो में भी मेरे साथ हैं, उनकी दुआएं मेरी हिफाजत करती हैं, उनकी दुआएं मुझे कामयाबियों की तरफ गामजन करती हैं। मैं नहीं जानती कि मरने के बाद क्या होता है, नोबडी नोस, किसी को नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन जहाँ तक मेरी फीलिंग्स की बात है वो आज भी मेरे साथ हैं। सिर्फ उन्होंने पर्दा कर लिया है, अल्लाह के पास चले गए, लेकिन उनकी दुआएं आज भी मेरी हिफाजत कर रही हैं। बिल्कुल, वो आप जानती हैं कि वो कितनी ज़्यादा, उनकी दुआएं, उनका साथ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा बिनिश, वालिदैन की रूहानी सपोर्ट आपके साथ हमेशा से है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि आप इकलौती हैं, बहन भाई नहीं हैं, किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, किसका सबसे ज़्यादा साथ रहा इस पूरे सफ़र के दौरान? वैसे मैं इकलौती बेटी हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक भाई हैं। अच्छा। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग तो साथ तो किसी का नहीं था, सपोर्ट सिर्फ पेरेंट्स की थी और उसके बाद खुद ही सेल्फ मेड हूँ। सही। और ये और बिनिश, वो कहते हैं ना कि आप एक लड़की हो के इतनी चीज़ें फेस कर रही हैं, इतने चैलेंजेस है जिसको आप देख रही हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। मुझे ये बताएं कि अम्मा अब्बा की कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है? वो कहते हैं ना कि जब कोई शख्स आपसे बिछड़ जाता है तो आप तन्हाई में हो, वो आप चाहे रात को सोने से पहले याद करें या अपने आप को शीशे में देख के आपको याद आ रही हो, माँ बाप की, स्पेशली माँ की वो कौन सी बात है जो कि जब याद आती ना तो बेसाख्ता आंखों से आंसू भी तारी होते हैं और दिल बस फटने वाला हो जाता है? हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच अगेन फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। जब मैं पेशावर से जाती थी मतलब लाइक छुट्टियों पे ड्यूरिंग सेमेस्टर और इस तरह से, तो सबसे पहले जब अम्मी जो थी वो जब जैसे ही मैं दरवाजे में इंटर होती थी अपने घर के, तो वो मेरा माथा चूम लेती थी, मुझे गले लगा लेती थी। इट्स बिन मोर देन, मैं अब क्या कहूँ कि इट्स सच अ लॉन्ग टाइम कि वो गले नहीं लगाया मेरी माँ ने, मुझे कॉल नहीं की, बेटा कहाँ पहुँची हो, बेटा कुछ खाया या नहीं खाया, और वो माथा नहीं चूमा। लाइक वो लेडी जो मेरा माथा चूमती थी जब मैं लाइक सेमेस्टर में स्कोर करती थी, आज गोल्ड मेडल मैंने लिया है और वो मेरा माथा नहीं चूम सकती। तो इंशाल्लाह यहाँ से होने के बाद, फारिग होने के बाद मैं उनकी कब्र पे जाऊँगी और वहाँ पे दुआ करूँगी और ये मेडल उनकी कब्र पे पहनाऊँगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिनिश, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह स्ट्रॉन्ग रखे, आपको हिम्मत हौसला अता फरमाए। बिनिश, हम चाहेंगे कि वो लोग जिनके माँ बाप जिंदा हैं, उनके साथ रहते हैं, मौजूद हैं, लेकिन किसी भी तरह से अगर कहा जाए कि उस तरह के वो कदर नहीं कर पाते हैं, आपके माँ बाप आपके साथ मौजूद नहीं है और आप जानती हैं कि माँ बाप की वैल्यू क्या है, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं आपको ये पैगाम देना चाहूँगी, जो हमारे यूथ हैं प्लीज़ अपने माँ बाप की कदर करें। वंस दे आर गोन दे वुड नेवर बी बैक। तो अपने माँ बाप की बहुत कदर करें। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि अगर औलाद ये सोचती है कि माँ बाप हम पे इसलिए इन्वेस्ट करें कि कल को हम उनका सहारा बने, तो ये मेरी स्टोरी आपके सामने है। बिल्कुल ठीक। मेरे वालिदैन फौत हो रहे थे, मर रहे थे, लेकिन उनको फिर भी मेरे मुस्तकबिल की फ़िक्र थी, ठीक है, मेरे करियर की, मेरे फ्यूचर की फ़िक्र थी। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि माँ बाप की मोहब्बत लाजवाल होती है। तो काइंडली अपने माँ बाप की कदर करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और आपको पछताने का भी मौका ना मिले। और वही बात है ना कि माँ बाप की मोहब्बत का कोई नेमुल बदल ही नहीं है, यानी उनकी मोहब्बत बेलौस है, कोई और ये वो मोहब्बत नहीं जिसमें आप ये कहें कि कोई गिव एंड टेक वाला मामला है। नहीं, माँ बाप की मोहब्बत वो है कि माँ बाप ने बच्चे से मोहब्बत की ना, तो उन्हें इन रिटर्न कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा बिनिश, मुझे ये बताएं कि आप
आगे ज़िंदगी में क्या सोचा है आपने, क्या करना है, कौन कौन से ऐसे गोल्स हैं जो कि आपने सेट किए हैं कि मुझे ये गोल्स अचीव करने हैं, मुझे इस मकाम तक पहुंचना है कि और मेरे माँ बाप मुझे देख के खुश हों? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा लाड प्यार में पली थी अपने पेरेंट्स की। मैंने आपसे कहा मैं इकलौती बेटी थी, तो लेकिन जब मुझ पे ये मुश्किल वक्त आया और जिस तरह मैंने परफॉर्मेंस दी अपनी, और जिस तरह मैंने स्ट्रेस को हैंडल किया और मैंने हिम्मत और बहादुरी का बेसिकली मुजाहिरा किया, तो उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे सिविल सर्विसेज में आना चाहिए। मुझे अपने अंदर ये एबिलिटी नज़र आई है और इंशाल्लाह मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करके इस मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहती हूँ, ताकि मेरे माँ बाप को मुझ पर और भी फ़ख्र हो। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये एक नई कहानी का आगाज़ है। ये मेडल एक पहला स्टेप है जिस पे मैंने पाँव रखा है। इंशाल्लाह भी आगे बहुत जाना है, और आप सब की और पूरे कौम की जो मुझे देख रहे हैं, मुझे आप सब की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आप सब ने मेरे लिए बहुत दुआएं करनी है। बिल्कुल, हमारी और हमें देखने वाले तमाम तर जो नाजरीन हैं उन सब की दुआएं आपके साथ मौजूद है। बेनिश, आपके सब्जेक्ट के हवाले से मैं एक सवाल करना चाहूँगा। जिस सब्जेक्ट में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, इस सब्जेक्ट के हवाले से बताइएगा, ये कितना मुश्किल है, इसका स्कोप क्या है, और क्या सोच के आपने इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया अपने करियर के लिए? बिल्कुल, थैंक यू सो मच अगेन। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने जो किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया है, और इसका काफ़ी इंटरनेशनली काफ़ी इसका स्कोप है। ये बेसिकली हम आजकल जो हमारा मुल्क फेस कर रहा है प्रॉब्लम, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, चाहे वो सोशल क्राइसिस हैं, चाहे जो भी आप देख लें, तो वो ये है कि हम जो पॉलिसी बनाते हैं हम उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हमारे यहाँ जो है पॉलिसी मेकिंग का जो है ना, वो कॉन्सेप्ट बहुत कम है और क्लियर नहीं है। तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है, इट्स ऑल अबाउट द पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें हम MBA के भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लाइक अकाउंटिंग, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हम इसमें लीडरशिप, हम ये सारी वो चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट इसलिए चूज़ किया कि मैं देखना चाह रही थी कि ये हम पॉलिसी पे काम करें। इस सब्जेक्ट में इंशाल्लाह डिग्री लेके, और जो मैंने डिग्री ली है, और इंशाल्लाह फर्दर इसको कंटिन्यू करके आगे PhD MPhil करके और सिविल सर्विसेज अगर अल्लाह करे हो जाता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत फ़ायदा देने वाली है इंशाल्लाह। क्योंकि जब तक पॉलिसी आप प्रॉपरली एनालाइज करके और ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो पॉलिसीज़ बनाने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि लॉ जो है वो 1857 से बनता हुआ आ रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आपको बहुत कम लगेगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अमलन काम होना बेहद ज़रूरी है। पॉलिसीज़ बन जाना और फिर उन पॉलिसीज़ का बन के दब जाना सफ़ों में, ये कोई काम नहीं है जब तक उस पर अमलन काम नहीं होता। बेहद शुक्रिया बेनिश, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी। यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए आप एक रोल मॉडल होने के साथ साथ आप बहुत सारे लोगों के लिए एक मशअले राह भी हैं। अच्छा, अब जब हम तालीम की बात कर रहे हैं ना, तो एक और तालीम से ही जुड़ी एक स्टोरी है, लेकिन ये एक ऐसे शख्स की है जिनकी जब एज पता चलेगी आपको, जिनके बारे में जब आपको पता चलेगा, आप थोड़े से हैरान हो जाएंगे। इस उम्र में भी क्या किसी को शौक होता है कि अच्छा तालीम हमने हासिल करनी है, डिग्री लेनी है। तालीम याफ्ता शख्स मुआशरे में बेहतरी के लिए भरपूर किरदार अदा कर सकता है। एक मुआशरे का बेहतरीन और बड़ा कीमती असासा होता है, और अगर किसी घर का बड़ा इल्म हासिल कर ले तो घर की बुनियाद जो होती है वो बेहतरीन समझ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने 83 बरस की उम्र में डिग्री हासिल की हो? 83 बरस, क्या मैंने ठीक सुना? 83 बरस की उम्र में उन्होंने डिग्री हासिल की है, और मतलब मैं तो हैरान हूँ कि पढ़ कैसे लिया। अच्छा, ये आपने पहली बार पढ़ा, हमने पहली बार सुना, और हमारे नाजरीन ने भी यकीनन पहली बार ही सुना होगा। आज हम आपको तालीम से मोहब्बत करने वाले ऐसे हजरत से मिलवाने वाले हैं जो कि 10 बच्चों के वालिद हैं, कई बच्चों के नाना और दादा भी हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 83 बरस की उम्र में उन्होंने LLB पास करके वकालत के लाइसेंस की दरख्वास्त दे दी है। ये वो डिग्री है जो कि नौजवानी की उम्र में बड़ी मुश्किल होती है। इन्होंने 83 साल यानी 83 साल की उम्र में इस डिग्री को पास किया है, और अब उन्होंने वकालत के लाइसेंस की एप्लीकेशन भी दे दी है। और अब हमारे साथ भी मौजूद है जनाब, इनका नाम है बाबा अब्दुल रहमान। बाबा जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही एहतराम के साथ सल्यूट पेश करते हैं सर हम आपकी अजमत को, क्योंकि
83 बरस की उम्र में आपने वो कर दिखाया है जो कि शायद नौजवानी की उम्र में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। लोग कहते हैं कि जी 60-70 की उम्र हो जाए तो उसके बाद दिमाग चलना बंद हो जाता है, लेकिन आपने ऐसे तमाम लोगों को खामोश करा दिया है। आपने वो जो है सब्जेक्ट जो कि बहुत ही मुश्किल है उसमें कामयाबी हासिल कर ली है। आप बहुत से लोगों के लिए एक मशअले राह बन चुके हैं। इस उम्र में LLB का फैसला किया क्यों, किस तरह से ये दिमाग में आया कि इस तरफ जाना चाहिए और इसको शुरू कर देना चाहिए? अब जी थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। मैं तो नहीं समझता कि ये कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन बहरहाल इस उम्र के इस हिस्से में नहीं, मैं ये ऑब्सेशन तो मेरे थी, लेकिन मेरे हालात ऐसे 1956 में जब मैंने मैट्रिक किया तो मैं कॉलेज में दाखिला नहीं ले सका, नौकरी मजदूरी करने लगा। उसके बाद करते करते मैं 99 में अगर हो गया गवर्नमेंट सर्विस से 18 ग्रेड में। तो उसके बाद ये 2013 में ना मेरे बच्चों की वालदा फौत हो गई। आई वॉज अलोन और बच्चे भी शादीशुदा थे, मैं अकेला था, पेंशन थी। मैंने कहा कि क्यों ना ऐसा करें कि इर्द गिर्द के हालात को भी देखा। ये बच्चियों के बहनों के ये जो मामलात है ना फैमिली मैटर्स, इसमें बड़ी परेशानी थी और लोग बेचारे एक जो घर से तंग है, दूसरा वो वकला की फीसों से तंग है। तो मैंने कहा कि LLB करते हैं और इन लोगों की मदद करेंगे। अगर एक की मदद भी हो गई और अल्लाह ने कबूल कर ली तो मेरी कोशिश का बायस हो जाएगा। आई एम 83 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई हर्डल है। अब जब तो बंदा जिंदा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तमाम सलाहियतें दे करके इंसान को भेजा है। तो मैं तो कोई इतने ख़ास नहीं समझा कि मुझे क्या हिम्मत है सर, क्या हौसला है आपका। अच्छा बाबा जी ये बताइएगा, अपने बच्चों के हवाले से कुछ बताएं कि जब आपने ये डिसीजन लिया LLB करने का तो आपके जो बच्चे हैं, उनके बच्चों के जो बच्चे हैं, उनके क्या तासुरात थे, कितना सपोर्ट मिला आपको फैमिली से? नहीं, फैमिली तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बच्चे बच्चियाँ पोतियाँ पोते, मेरी पोतियाँ भी MA कर करके एजुकेशन में सर्विस कर रही हैं। तो देवर आर हैप्पी और उन्होंने तो कहा ये तो बड़ी बात है। और कई बच्चे जो थे, मेरी एक बेटी है उस्या रहमान, उसने अब MA करना, ग्रेजुएट तो थी पहले शादी से, उसके 3 बच्चे हैं, अब उसने MA करने का वो ठान लिया कि अगर डैड नहीं कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ज़बरदस्त। तो ये मुझे घर वालों से, बहू से, बेटों से, सबसे एनकरेजमेंट मिली और दे वर ऑल हैप्पी। और ये पास होने के बाद तो दे हैव एंजॉयड इट अ लॉट। अच्छा बाबा जी मुझे बताएं कि जब रिजल्ट आने वाला होता है ना, हर एक बच्चे को एक बेचैनी सी रहती है कि पता नहीं क्या होगा, पास होंगे या नहीं होंगे, या जो भी एक टारगेट सेट किया होता है पता नहीं वो अचीव करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं बस मुझे ये हो रहा है कि अच्छा आपके भी वही एहसास थे कि बस जब रिजल्ट आने वाला था तो वो एक बेचैनी थी और वो बचपन वाला दौर याद आ गया कि अच्छा बचपन या जवानी में जब इम्तिहान दिए थे और वो एक माँ बाप का डर रहता था। अब माँ बाप तो नहीं, लेकिन नवासा नवासी, पोते पोतियों या बहू बेटों की उम्मीदें हैं ना बहुत सारी। कि मैंने जो ये टारगेट सेट किया और बड़ी मेहनत के साथ मैंने इम्तिहान दिए हैं, तो प्लीज मुझे बताएगा। नहीं ऐसा तो नहीं है, अलबत्ता स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही होता है, खा वो 83 साल का हो या 90 साल का हो। बचपन ऐसा है कि ये प्रेशर, मैंने ये 3 साल कोर्स था मेरा, मैंने पहले 2 साल में ये अंदाज़ा कर लिया था कि इसमें कोई ऐसे फेल होने वाली बात नहीं है। 5 सवाल करने होते हैं, अल्लाह ने किया तो वो हो जाते थे। और मैं ये तरीका जो इम्तहान है ना, आपके सवाल के कदर नजर, ये मुझे ये बंदे की कैलिबर का अंदाज़ा नहीं लगाता। ये रटराबादी है और चंद सवाल याद कर लिए, कुछ हेडिंग बना लिए और पास हो गए। मैं नहीं समझता कि इट इज़ टेस्ट ऑफ माई कैलिबर या किसी भी तालिब इल्म के। बाकी अलबत्ता बच्चों में तो अलबत्ता ये बड़ी खुशी की बात थी कि उन्होंने दे एनकरेज मी कि आप हमारे लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। और कल ही मेरा बच्चा भी कह रहा था कि आई एम प्राउड ऑफ माई
फादर। वाह, ये तो हर बच्चा होता ही है अपने फादर का प्राउड। हाँ। लेकिन ड्यू टू माई एजुकेशनल एक्सर्शन वो उसने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ज़रा जवानी का दौर ही मैं चाहूँगी कि आप बातें शेयर करें और थोड़ा सा वो याद भी करें। उस वक्त कैसे स्टूडेंट थे आप? लाइक फाइक थे या वही अम्मा बस डांट खानी और पढ़ना ना और बस कहना कि ठीक है पास हो जाएंगे तो चल जाएगा? हाँ जी, गुजारा हो गया। बेटा ऐसा है कि मैं कोई आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट तो नहीं था। मैट्रिक में भी मैं सेकंड डिवीजन रहा और सारे इम्तिहानों में सेकंड डिवीजन ही रहा LLB तक। कोई इतनी ज़्यादा वो मैं आउटस्टैंडिंग तालिब इल्म नहीं था। लेकिन मेरे वालिद जो बिल्कुल अनपढ़ थे, ही वॉज रिटायर्ड हेड वार्डर फ्राम बन्नू जेल NWFP से, तो वो खुद अनपढ़ थे। लेकिन वो ये ज़रूर कहते रहते थे कि जो आदमी गली से गुजरता ना, मैं गांव का देहात का रहने वाला हूँ, हसन पठान गुजरा गुजरात से, तो जो पढ़ा लिखा गुजरता उसे कहते इधर आओ, इधर मेरे बच्चे को थोड़ा टेस्ट करो, इससे कुछ नज़म सुनो, इससे कोई इमला लिखाओ। अच्छा, तो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट। और ये इस बात ने मुझे इस बात पर आमादा किया कि मुझे मरने तक तालीम हासिल करनी है। और ये जो सफ़र था ना, आई थिंक ये हमेशा ही जारी रहता है। बिल्कुल, और आपने ये बात साबित करके दिखाई है कि सीखने की, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, इसके अलावा ये बता दीजिएगा कि अभी जब हम आपको देख रहे हैं, आपसे हम बात कर रहे हैं, आप बहुत माशाल्लाह एक्टिव हैं, बहुत हेल्दी माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं। इसके पीछे क्या राज है? हमारे वो नौजवान जो कि शायद 40-50 की उम्र में जाकर अपने आप को ज़हनी तौर पर बूढ़ा कर लेते हैं, 100 साल के हो जाते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? और आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बताइएगा कि ऐसा क्या लाइफ स्टाइल है जिसको इख्तियार आपने कर रखा है और आज तक आप मेरा लाइफ स्टाइल बिल्कुल देहाती और बड़ा सादा है। मैं जब रिटायर हुआ तो मैंने दोपहर का खाना छोड़ दिया। मैं तो समझता हूँ कि ये मेरी जो सेहत का राज है वो यही है कि मैं सुबह शाम खाना खाता हूँ, दोपहर को नहीं खाता। अच्छा। और चलता फिरता रहता हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी में कोई सवारी भी इस्तेमाल नहीं की, सिवाय ये दफ्तर जाने के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, ना कोई साइकिल ली, ना मोटरसाइकिल ली, ना गाड़ी ली। अब अल्लाह का शुक्र है बच्चों के पास हैं, लेकिन मुझे उसकी कोई एहतियाज नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादा खाने के ज़िंदगी आमद बराए ज़िंदगी जो है वो खाने के लिए नहीं बल्कि खाना ज़िंदगी के लिए है। बिल्कुल ठीक। तो मैं नहीं समझता कि ज़्यादा खाने से कोई ज़्यादा बेहतर सेहत हो जाती है। और अल्लाह का शुक्र ये है कि मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि एक्सर्शन करते रहो, बढ़ते रहो, इंशाल्लाह मंजिल मादूर नेस, इंशाल्लाह। अच्छा बाबा जी, एक और बात, एक होता है ना हल्का अहबाब, और आप जब दोस्तों में उठते बैठते हैं, आप उनसे चीज़ें भी शेयर करते हैं, बातें करते हैं, मशवरे लेते हैं। जब आपने सोचा कि आपने LLB करनी है, डिग्री लेनी है, तो मुझे ये बताएं कि जो आपके दोस्त थे, जो आपके हम उम्र थे, वो क्या कहते थे? अनफॉर्चुनेटली मेरा कुछ ज़्यादा हल्का अहबाब भी नहीं था। अच्छा। लेकिन मेरे के दो दोस्त थे, वो मेरे बहुत पहले फौत हो गए। एंड आई हैड नॉन टू कि जिसे मैं मशवरा करता। अच्छा। तो अब मेरी उम्र के कुछ कई लोग हैं मेरे गांव में भी, मेरे इर्द गिर्द भी, लेकिन वो सारे नाकारा और बिल्कुल नकम्मे बन के बैठ गए हैं। अच्छा। मुझे अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह यानी जो काम के दोस्त थे जब वो बिछड़ गए तो आपने किताबों से यारी लगा ली, और उसी यारी का बेनिफिट आज ये हुआ कि आपके बेटे कहते हैं कि उन्हें आप पर फख्र है। बड़ी ज़बरदस्त। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे एक उस्ताद हैं, ही इज़ कमिश्नर इनकम टैक्स, खुर्रम अजीज साहब, वो कहते हैं कि ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। तो किताबों से इश्क करना बड़ा लम्हा फिक्रिया सर, वो हमें ये सिखाया सादा ने कि किताब इज़ द बेस्ट फ्रेंड। जब दोस्त फौत हो गए तो यही किताब जो है यही मेरी दोस्त थी, और इसी किसी दोस्ती से अल्लाह पाक ने मुझे ये नवाज दिया कि मैं अब इंशाल्लाह LLB कर रहा हूँ, एडमिशन के लिए मैं भेजा है इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। अच्छा बाबा जी, मुझे एक और चीज़ बताएं, जब हम किसी बच्चे नौजवान से उसकी तालीम के बारे में सवाल करते हैं, हम कहते हैं कि आपकी रूटीन क्या थी, कितना वक्त किताबों को देते थे, तो मेरा आपसे भी वही सवाल है कि आप कितना वक्त किताबों को देते थे, बच्चों को, नवासा नवासियों को, बेटों को, पोता पोतियों को, क्योंकि यकीनन आप घर के बड़े हैं और वो कहते हैं ना कि बरकत इसी में होती है कि बड़ा घर के हर फर्द को लेके बैठे कुछ देर रोज़ाना। तो आप किताबों को कितना वक्त देते थे और फैमिली को किस तरह से मैनेज करते थे? अब फैमिली को तो बेटा ऐसा है कि अब उनकी अपने बच्चों की अपनी अपनी फैमिलियाँ हैं। मैं अपनी फैमिली से फारूक हो गया, बच्चियाँ अपने घर चली गई, बेटे भी अपने, मतलब कि अब 39 ग्रैंड चिल्ड्रन, सारे अपने अपने घर में हैं, मैं अकेला ही हूँ। अलबत्ता 3 बहू हैं, 3 बेटे मेरे साथ रहते हैं इस मकान में जिसमें मैं रह रहा हूँ। ये तो कुछ टाइम उनको भी देता हूँ, पोतियाँ पोते मेरे साथ आ जाते हैं, अगर कोई बात पूछनी हो वो पूछ लेते हैं। लेकिन मोस्टली मेरा ताल्लुक जो है वो अपने कमरे तक ही मेरी एक्टिविटी मौजूद है। किताब पढ़ ली, जब थक गया तो पोइट्री पढ़ ली। पोइट्री से मेरा, उर्दू लिटरेचर से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है। सर पोइट्री का तज़किरा हुआ है रहमान साहब, तो फिर कोई अच्छा सा शेर आपका पसंदीदा हो जाए। जी शेर तो अब वो गालिब का एक शेर था, ज़रा पर्शियन में है। अहले बीनश को है मौजे हवादिस मकतब, अहले बीनश को है मौजे हवादिस मकतब, लज़्माए मौज कमा से लिए उस्ताद नहीं। थोड़ा सा फिर एक और शेर सुनिएगा उर्दू का। जी थोड़ा सा इसका मतलब भी अगर समझा देते। गया हूँ मैं। हाँ जी, अच्छा उसको समझाता हूँ जी कि ये जो अहले बीनश, अहले नज़र को है जो हवादिस हादसात की जो मौज है जो है ना, वो मकसद का काम देती है। अच्छा। जब कोई चीज़ आपको उलट पुलट कर दे तो वो उससे सबक सीखना चाहिए। हाँ। और लज़्माए मौज का माँ से लिए उस्ताद नहीं, ये मौजों का जो थपेड़ा है जो आदमी को उलट पलट कर देता है, वो उस्ताद की चमाटे से या उसकी शैली से कम नहीं है। यानी कि ये तुझे ये बातें मुखालिफ से ना घबराया औकाफ, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब, ऊंचा उड़ाने के लिए। बिल्कुल जबरदस्त। बाबा जी लास्ट में मैं चाहूंगी कि हमारे जी आप जो बात करें उसको भी मुकम्मल कीजिएगा और लास्ट में एक पैगाम भी उन तमाम लोगों के लिए बात करना चाहता। फैज का एक शेर मैं सुनाना चाह रहा था। जी प्लीज फैज का। बज़्मे ख्याल में तेरे हुस्न की शमा जल गई, बज़्मे ख्याल में तेरे हुस्न की शमा जल गई, दर्द का चांद बुझ गया, हिजर की रात ढल गई। हिजर की रात ढल गई। वाह वाह, क्या बात है, खूबसूरत खूबसूरत। हिजर की रात ढल गई जी। और बाबा जी जैसा कि अभी महक ने कहा कि जाते जाते हमारे नौजवानों के लिए नहीं, बुजुर्गों के लिए भी कोई अच्छा सा पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं नौजवान बच्चे तो खैर मैं सबको लिए एक ही बात है कि अल्लाह के रसूल का हुक्म है। मेरी क्या बात है, मैंने जो इससे सीखा है, सीरत नबवी से सारा कुछ सीखा है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ की गोद से लेके लहद तक इल्म हासिल करो। तो इसमें नौजवान भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, हर तरह की हर उम्र का हर कैटेगरी के लोग आते हैं। बिल्कुल। तो वी शुड लर्न एवरीथिंग। मैंने ये मेरे आप चेहरे पे देख रहे हैं ना जितनी झुर्रियाँ हैं, तो ये झुर्रियाँ मैंने ऐसे आई हैव अर्न्ड दीज ट्रिंकर्स। मैंने रोजाना कुछ ना कुछ सीखा है इन 83 सालों में। एवरी डे आई हैव लर्न समथिंग। सही। तो ये जो झुर्रियाँ हैं ना, ये मैंने अर्न की हैं, ये वैसे सेहत खराब होने से उम्र गुजरने से नहीं बढ़ गई हैं। यानी हर दिन के पीछे एक कहानी है, हर झुर्री के पीछे जो है एक तजुर्बा है। बेहद शुक्रिया। बाबा अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। 83 में उन्होंने जो ये कारनामा अंजाम दिया ना, उनकी नज़र में तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप ये देखें कि बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अहम खबर आपको देनी है। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक आई में गैर कानूनी पोर्शन बनाने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल
अथॉरिटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। कहा बिल्डर मिठाई भेज देता है और इमारत खड़ी हो जाती है। हमारे नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इरफान, इस हेयरिंग के हवाले से मजीद बताएगा। अच्छा, इरफान हमारे साथ अभी मौजूद नहीं है, जैसे ही हमारा उनसे रब्ता होता है इस हेयरिंग के हवाले से उनसे जान लेते हैं। इरफान, आप अगर सुन पा रहे हैं तो आज की इस हेयरिंग के हवाले से ज़रा डिटेल्स बता दीजिएगा। देखिए, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है और जिसमें बताया गया है कि अदालत इससे कबल भी तजावुज़ात के खात्मे का हुक्म दे चुकी है। जो गैर कानूनी तामीरात हैं उसे ख़त्म करने का अदालत ने हुक्म दिया था, मगर आज अदालत के सामने जब तौहीन अदालत की दरख्वास्त आई है तो अदालत शदीद बरम हुई है। अदालत ने अपने रिमार्क में कहा है कि जब एक दफ़ा हमने हुक्म दे दिया तो फिर आप किस बात का इंतजार करते हैं। बल्कि जस्टिस फैसल कमाल ने ये अगर ये तो गुज़िश्ता रोज भी ऐसा ही मामला आया था और अदालत के हुक्म के बावजूद तजावुज़ात खत्म नहीं हुए थे। आप अगर जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो हम इससे आगे भी जा सकते हैं। अभी फिलहाल हम जो जिम्मेदार अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे रहे हैं। अगर इस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो हम मज़ीद इससे आगे का हुक्म देंगे। अदालत ने DG को नोटिस जारी किए हैं और दीगर हुकाम को नोटिस जारी करते हुए वजाहत तलब की है जो गैर कानूनी तामीरात हैं और बिलखुसूस जो पोर्शंस बन रहे हैं उस हवाले से अदालत ने कहा है कि तफसीली जवाब जमा कराया जाए। ठीक, बिल्कुल। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जो गैर कानूनी तामीरात हैं उसके खिलाफ बहुत तेज़ी से सख्ती से एक्शन लिए जा रहे हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। तो जनाब, अब हेल्थ सेगमेंट की बारी है और आज के हेल्थ सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं नौजवानों की सेहत से मुतालिक। तो वो नौजवान, चाहे वो ख़वातीन हो या वो हजरात हों, जिनको बाल गिरने की बहुत ज़्यादा परेशानी है, वो गौर से सुनिए। गुज़िश्ता कुछ अरसे से हम ये देख रहे हैं कि कम उम्र अफराद में बाल गिरने का जो रुझान है वो बढ़ता चला जा रहा है। सर के बालों के गिरने से मर्द और ख़वातीन दोनों ही बहुत डिप्रेशन का शिकार दिखाई देते हैं। अपने बालों को बचाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे अपनाए जा रहे हैं। इंटरनेट पर, वेबसाइट्स पर सर्चिंग की जाती है, मालूमात तलाश की जाती है, या फिर नानी अम्मा, दादी अम्मा के जो बरसों पुराने टोटके हैं उनका सहारा लिया जाता है। लेकिन कोई खातिर खा नताइज शायद मौसूल नहीं होते इन चीजों से। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि किसी की नानी या दादी का टोटका कारामत साबित हो जाता है। मगर अभी सिचुएशन ये है कि अब हमारा माहौल बदल गया है। अब हम देख रहे हैं कि हम जो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वो बड़े केमिकल्स वाले होते हैं। अच्छा जी, ऑयलिंग की रूटीन हमारी खत्म हो गई है। पानी बदल चुका है, पानी बदल चुका है क्योंकि डिफरेंट जगहों का पानी जो है वो अब अलग होता है। पानी में भी केमिकल होते हैं जो बालों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो माहिर अमराज़ जिल्द डॉक्टर ताहिरा शाहिद ने हमें ज्वाइन किया इस पर बात करने के लिए। उनसे हम जानेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि आया इसकी वजह है क्या। आप ताहिरा, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। जी, तो हेयर लॉस की स्पेशली जो यंग लोग हैं उनमें बहुत सारी वजूहात होती हैं और आजकल ज्यादा इसलिए हो गई है क्योंकि हमारी हैबिट्स गलत है। सबसे पहले तो हम ओवर स्टाइलिंग करते हैं। ये जो रिपीटेड डाइंग है, स्ट्रीकिंग है, जेल लगाना है, पुल बैक करना है, तरह तरह की जो स्टाइलिंग, हेयर ड्राई करते हैं, सबसे बड़ी कॉज तो आजकल वो हो गई है। दूसरा, हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसको डिसइंफेक्शन के लिए बहुत ज्यादा क्लोरिनेटेड किया जाता है या फिर हम स्विमिंग वगैरह भी करते हैं, ये एक सेकंड कॉज है। तीसरी कॉज जो बहुत कॉमन है और हम इसको इग्नोर करते हैं वो है रात के वक्त पे सही टाइम पे ना सोना। हमारी हैबिट्स इन्वॉल्व करती हैं कि हम रात को नहीं सोते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम स्मोकिंग वगैरह ज्यादा करते हैं और हम जंक फूड खाते हैं। जब आपके बालों को सही नशो नुमा ही नहीं मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे तो आपके अंदर डेफिनेटली हेयर लॉस होगा। उसके अलावा बहुत सारे और कॉजेज होते हैं, जैसे बहुत सारी ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से हो जाता है, जिसमें आपकी अपनी कुव्वत मुदाफियत खिलाफ चली जाती है अपने बालों के। या फिर आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जैसे औरतों में PCOD हो गया, मर्दों के अंदर भी हो गया, हाइपोथायरॉइडिज्म हो गया फॉर एग्जांपल मर्दों के अंदर या औरतों के अंदर। तो थायराइड या फिर कोई भी हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाने से भी बाल गिरते हैं। किसी किस्म का फंगल इन्फेक्शन बड़ा ही कॉमन है। हद से ज्यादा पहले डैंड्रफ होती है, इची स्कैल्प हो जाती है और उस के बाद भी बाल गिरते हैं। और स्पेशली अब कोरोना के बाद, टाइफॉइड के बाद या फॉर एग्जांपल डेंगू के बाद जब आप रिकवर कर रहे होते हैं तब भी आपके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। अब ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए हो गई है क्योंकि हम अपनी नशो नुमा भी अच्छी नहीं रखते, हम साथ अपनी एक्सरसाइजेस भी सही नहीं रखते और साथ हम ऊपर के वो ऊट पटांग किस्म की जो स्टाइलिंग कर रहे होते हैं उसकी वजह से बालों में बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है। ठीक, अच्छा डॉक्टर ताहिरा, ये बताइएगा कि आपने मल्टीपल फैक्टर्स बताए कि ये डैमेज हो क्यों रहा है,
नौजवानी की अगर बात करें तो 18-20 साल की एज से अक्सर अब देखा जा रहा है कि नौजवानों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, गंजपन का शिकार होना वो शुरू हो जाते हैं। अगर ये सिचुएशन पैदा होना शुरू हो जाए तो इमीडिएटली क्या एक्शन लेना चाहिए? बुनियादी तौर पर जो है हमें इनिशियली किस तरह के स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए? क्या मेडिकेशन की तरफ जाना चाहिए या फिर कोई और रूटीन चेंज करना या फिर खुराक चेंज करना? ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। देखिए, सबसे पहले तो आप डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और उनसे चेकअप कराइए कि कहीं कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। आपके ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि किसी चीज की कमी तो नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी, फॉर एग्जांपल अगर आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, बायोटिन की, विटामिन डी की कमी है, डी की कमी, सी की कमी, ई की कमी, किसी की भी कमी से ये हो सकते हैं। फिर हार्मोन टेस्ट होता है जिससे पता लगता है कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। इंस्पेक्शन पे पता लग जाता है कि अगर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अब अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो उसका एंटी फंगल आपको ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा, शैम्पू भी दे दिया जाएगा, साथ क्रीम वगैरह सारा ओरल भी दे दिया जाएगा। अगर प्रॉब्लम आपकी डेफिशिएंसी में है तो वो वाला सप्लीमेंट दे दिया जाएगा। अगर प्रॉब्लम आपके हार्मोन इम्बैलेंस में है तो उसको फिक्स किया जाएगा। पहले इन चीजों को फिक्स करना जरूरी है और साथ साथ ऑब्वियसली हर बच्चे के लिए और बड़े के लिए कुछ चीजों से दूर रहना बड़ा जरूरी है। उसके अंदर आपका जंक फूड आ जाता है, जिसके अंदर आपकी ये जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, चीनी होता है, रिफाइंड फ्लावर होता है, इसको आपने अवॉइड करना है। तो बड़ा मुश्किल काम है वैसे तो। चीजों को अवॉइड करना है। बिल्कुल, ये ज्यादा आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और नट्स की तरफ आना है। मैं डॉक्टर साहबा यही आपसे पूछने वाली थी कि जो हमारी डाइट है ना, क्योंकि होता ये कि हम ना तो रोजाना की अपनी डाइट में नट्स ऐड करते हैं, ना हम अपनी रोजाना की डाइट में हम फ्रूट्स ऐड करते हैं। दूध भी बड़ी मुश्किल से पी लिया तो पी लिया, वरना हम दूध और दही से भी बहुत ज्यादा भागते हैं। मुझे ये बताइएगा कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि रोजाना, जैसे मेरी अम्मा कहती हैं कि अच्छा रोजाना 2 केले खा लो, दही खा लो तो तुम्हारे बाल अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारी स्किन अच्छी हो जाएगी। तो वो रोजाना कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमने खानी ही खानी है? या तो वो सुबह उठ के है, जैसे पानी आपने बहुत पीना है, या फिर वो आपके लंच में है या आपके डिनर में है? ठीक है, उसके अंदर ऐसी चीजें खानी है जिसमें फॉर एग्जांपल विटामिन डी हो। अब विटामिन डी जो है सुबह आपके अंडे में भी होता है, दूध में भी होता है, आप वो इस्तेमाल कीजिए। साथ आपने होल व्हीट की चीजें खानी है, आप ओटमील या दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपका जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, मतलब आपकी पालक हो गई, लेटस हो गई, जितना भी सैलड बनता है वो आप बनाइए या फिर साग खाइए, वो बहुत आपके लिए अच्छा है। फिर आप तरह तरह के नट्स का, अब तो सर्दियां भी आ गई हैं तो आप अखरोट हो गए, बादाम हो गए, इन सारों का नट्स का एक मिक्सचर बना लीजिए और वो भी खाइए या सैलेड पे डाल लीजिए। फिर डिफरेंट किस्म के सीड्स होते हैं, आपके फ्लैक्स सीड्स हैं, शिया सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, इनको भी हम स्प्रिंकल करके जो है वो इस्तेमाल करके खा सकते हैं। हर किस्म का जो फ्रूट है, जो भी सीजनल फ्रूट होता है, वो विटामिन ए, कैरोटीनॉइड्स, इन सब के अंदर बड़ा रिच होता है। और आप जब भी अपनी डाइट के अंदर ये सारी चीजें लेंगे, साथ आप फिश खाइए। फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो बहुत ही हेल्दी है आपके हेयर के लिए। तो आपकी फिश हो गई, आपके ये लीन मीट्स हो गए, आपके साथ डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, एग हो गया, जितनी भी ऑर्गेनिक और खालिस ग़िज़ा है वो आपके बालों के लिए अच्छी है। तो जितना ज्यादा हम मसनूई पैकेज्ड या पैकेटेड चीजें या टिन चीजों से दूर रहते हैं और ऑर्गेनिक खालिस चीजें खाते हैं तो वो हमारे बालों को बिल्कुल सही रखते हैं। फिर हमने बहुत ही यंग एज में, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि आपकी प्रैक्टिस से सही होनी चाहिए। आपने बालों के ऊपर हार्श केमिकल्स, ब्लीचेस, डाइज, वो सारा कुछ बिल्कुल भी नहीं लगाना, आपने वो यूज नहीं करना। जब आपने वो आप यूज नहीं करेंगे यंग एज से, आपकी जो प्रॉपर ऑयलिंग है वो बिल्कुल अच्छी है। हर्ब्स के साथ ऑयलिंग में कोई मुजायका नहीं है। आप किसी भी अच्छे तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो, कोकोनट ऑयल हो, उसके अंदर तिल का तेल मिला लें, आलमंड ऑयल मिला लें। अच्छा डॉक्टर साहब, तेल के हवाले से जो आपने बात की, इस पर मैं स्पेसिफिकली ये पूछना चाहूँगा कि अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोग तो, जैसे कि महक ने बताया कि उनकी वालिदा बताती हैं ये खा लो, ये इस चीज़ के लिए बेहतर है, लेकिन टोटकों पर जब हम आते हैं तो खुश्की है जी, तेल लगा लो, बाल गिर रहे हैं तेल लगा लो, बाल पतले हो गए तेल लगा लो, बाल ख़राब हो रहे हैं तेल लगा लो, ये हर चीज़ का जो हल है वो तेल लगा लो जवाब मिलता है। तो क्या सर को तेल की दुकान बना लेना ये फ़ायदेमंद है या ख़तरनाक है?
नहीं, देखिए किसी भी चीज को एक्सेसिव कर लेना तो बिल्कुल सही नहीं है। सिर्फ जब आप तेल लगाते हैं तो तेल को थोड़ी देर लगा के उसके बाद धोना भी होता है, उसकी सफाई सुथराई भी इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर आप किस तरह से धो रहे हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग सर सही तरह से धोते भी नहीं और धोते ही कुछ ओढ़ भी लेते हैं। ये सारा कुछ नहीं होता। हेयर केयर में बहुत सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्होंने मेंशन भी पहले किया था, वो अच्छा था कि आपने केमिकल्स वाले जो हैं, बहुत ज्यादा सल्फाइड्स और थैलाइड्स वाले जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज नहीं करने शैम्पू में। बेहतर होता है कि आप बिल्कुल जो बिल्कुल ऐसे हैं जिनके अंदर कम से कम केमिकल्स हो वो इस्तेमाल करें। तेल उसमें बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन हर किस्म का टोटका नहीं फॉलो करना, क्योंकि आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ अपने लाइक्स या व्यूज के लिए ये वाले कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं कि हम बालों पे क्या लगाएं और फिर पूरे किचन का सामान लगा लेते हैं। तो वो लगाना बिल्कुल भी सही नहीं होता। हाँ, आपकी स्कैल्प अगर ड्राई है, फ्लेकी है, तब आप तेल लगाते हैं। तेल भी वो लगाते हैं जो आपको सूट करता है। तेल लगाने का भी तरीका ये है कि आपने तेल लगाया, उसके बाद आधे घंटे के बाद उसे अच्छी तरह धो लिया और बालों को सुखा लिया। तो इन चीजों को फॉलो करना होता है। बस हर चीज हर कोई कह रहा है तो उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करना। ना ही अपनी नानी दादी के सारे टोटकों को रद्द करना होता है। नानी दादी के टोटके तो फिर भी सेंसिबल और सही थे, क्योंकि वो खालिस जड़ी बूटियां यूज करते थे। अब वाले तो आपने देखा होगा, मेयोनीज लगा लो, ये लगा लो, दही लगा लो, अंडा लगा लो, या दही में आप लेमन ऐड करके लगा लें और आपके जो सर से खुश्क है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहबा, मुझे ये बताएं, बिल्कुल सफेद हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि ये अक्सर ऐसा होता है कि बाल गिरते हैं, आप शिकायत करें तो आगे से ये जवाब भी मिलता है कि यार सीजनल है। अच्छा, मौसम तब्दील हो रहा है, शायद इस वजह से भी है, जैसे गर्मी है, सर्दी है, या कहते हैं जी कि खज़ा के मौसम में जो है वो ज़्यादा आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और फिर लोग इस चीज़ पे आके ना कि अच्छा शायद सीजनल है ये इसलिए बाल गिरे और फिर उसकी देखभाल करना छोड़ देते हैं। ऐसा भी होता है क्या? जी बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए सीजनल चेंज होता है और हर इंसान के बालों ने शेड करना होता है। तो कुछ सीजन्स होते हैं जिसमें बाल शेड होते हैं। अब आपने देखना है कि कितने बाल शेड हो रहे हैं। मतलब अगर आपके गुच्छे गुच्छे निकल रहे हैं तो वो हेयर फॉल है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर थोड़े बहुत बाल आपके शेड होते हैं आपकी कंघी में तो वो नॉर्मल है। आप थोड़ा सा अगर इधर देखा करें कि जो आपका मसाम होता है अगर वो बाकी है और छोटे छोटे बाल आ रहे हैं तो इट्स फाइन। अगर वो जगह बिल्कुल चिकनी हो रही है तो फिर आपको डरने की जरूरत है कि क्या है। अब स्ट्रेस है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर फॉल बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोग जो है वो एक उनको आदत भी हो जाती है, वो यूं अपने बालों को पिक करना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक और रीजन होता है। तो हमने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना है। फिर कुछ लोग ना बहुत कस की चुटियां बनाते हैं, उसे कहते हैं ट्रैक्शन, वो हेयर लॉस। तो उसमें भी आपने देखना है कि बिल्कुल एक ही मांग निकालना, कस के चुटियां बनाना या एक ही तरफ रखना, वो भी आपके बालों के लिए बिल्कुल सही नहीं होता। तो ये सारी चीजें अगर हम थोड़ा सा केयर करें और फिर हम उसका ट्रीटमेंट ले तो अच्छा है। और फौरन ही जाना और कहना कि पहले ही मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा लूं, पहले ही PRP करा लूं, ये सब नहीं होता। पहले आपने सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करके देखना है, जो कमी है उसे पूरा करना है। फिर आप उसमें विटामिन D हो गया, विटामिन C हो गया, जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, बायोटिन, पैंटोथेनिक एसिड, इनके मल्टी न्यूट्रिएंट्स आप लेते हैं। फिर आपके कुछ स्प्रेज होते हैं, वेजोडाइलेटर स्प्रेज जिसे कहते हैं, मिनोक्सिडिल टाइप के, आप वो भी लगाते हैं टू प्रिवेंट हेयर लॉस एंड टू इंक्रीज वेजोडाइलेशन। बहुत सारे और प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें माइक्रो नीडलिंग होती है, लाइट थेरेपी भी होती है, लेकिन या PRP भी होती है। लेकिन ये सब असेस करने के लिए पहले बड़ा जरूरी है कि आपका डॉक्टर जो है वो असेस करेगा, आपके सारे रेलेवेंट टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस करेगा और उसके हिसाब से फिर आपके लिए एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करेंगे। और आपने मेक श्योर करना है कि यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दैट प्रोसीजर। उससे पहले अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस है तो वो आपके हार्मोन्स को फिक्स करने के लिए भी दवाइयां देंगे, एंटी एंड्रोजन दवाइयां देंगे। और अगर आपकी फैमिली में है, फॉर एग्जांपल फैमिली में बॉल्डिंग शुरू हो गई है, इस तरफ से पीछा गया, तो फिर कुछ भी नहीं उसे रोक सकता है। क्योंकि ये तो वही है ना कि ये तो चलता आ रहा है। क्योंकि मर्दों में मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि अच्छा दादा के या आपके फिर अब्बा के और फिर भाइयों के बाल, इस तरह से फिर आगे से बेटे के बाल जो होते हैं हाँ वो गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने एक और भी जिक्र किया ना कि टेंशन से भी वो होता है, ये कि किसी से पूछो कि टेंशन किस चीज की है कि बाल गिरे हैं, बाल क्यों गिरे हैं, टेंशन से गिर रहे हैं। वाह, तो ये एक सर्कल जो है ना ये ज्यादा आपको ज्यादा तंग करता है। अच्छा आपने एक चीज का जिक्र किया था, डेंगू या फिर कोविड से जो लोग रिकवर हो रहे हैं, जिन्हें टाइफाइड हो जाता है, वो लोग रिकवर कर जाते हैं, ज्यादा इफेक्ट बालों पे ही आता है। क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि जब मुझे डेंगू हुआ उसके बाद 1 साल तक मुझे एक साल तक रिकवरी होती रही कि बाल गुच्छों के गुच्छे उतर रहे थे। तो अभी जो लोग हमें देख रहे हैं और शुक्र है कि वो डेंगू से या कोविड से रिकवर हो चुके हैं, उनके लिए आप क्या बताएंगी कि क्या चीज उनकी ग़िज़ा में बहुत ज्यादा जरूरी है? हम ये कहेंगे जी
उनके लिए हम ये कहेंगे कि एक अच्छा मल्टीविटामिन ले जिसके अंदर बायोटिन, जिंक, पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन डी मौजूद हो। बहुत ही अच्छा मल्टीविटामिन या ले सकते हैं, या फिर अपनी डाइट के अंदर ये सारी चीजें जैसे हमने मेंशन की, अंडा हो गया, फिश हो गया, आपका नट्स हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इनको आप शामिल करें। साथ साथ आपने इन दिनों में एक्स्ट्रा ड्राइंग या स्ट्रीकिंग या डाई वगैरह नहीं कराना। आप जो है एट द मोस्ट आपको डर्मेटोलॉजिस्ट अगर देते हैं तो आप जो हेयर स्प्रे होता है, मिनॉक्सिडिल जो होता है, वो आप यूज कर सकते हैं अपने हेयर के ऊपर। और आप कोशिश करें कि आपकी नेचुरल नशोनुमा बेहतर हो, आपकी एक्सरसाइज हो जिससे कि खून पहुंचे, सर्कुलेशन पहुंचे, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचे। आप जो है अपने वेट बालों में, गीले बालों में आपने कंघी नहीं करनी। आपने रेगुलरली जैसे अगर आप रात को तेल लगाएं तो उसको ऐसे ऐसे मसाज करें, यूं मसाज नहीं करना, और फिर अच्छी तरह से कंघी करके फिर आप उसको एक ब्रेड के अंदर, मतलब आप चुटिया बना के सोएं, बिल्कुल खुले बाल रख के उसमें रगड़ खाते हैं वैसे भी नहीं सोना। थोड़ी सी इन चीजों की केयर करेंगे तो बाल बिल्कुल वापस आ जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे ख्याल में ये है कि जिस तरह नज़ला जुकाम या किसी भी बीमारी की सूरत में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर आपको स्किन या बालों का कोई इशू है तो उसको सिर्फ टोटकों पे ना आजमाएं, सर को तेल की दुकान ना बनाएं, बल्कि किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और वो जो आपको मशवरा दे उस पर अमल किया जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने के लिए, और ये वो चीज़ है जिस पर बात करना बेहद जरूरी थी। अच्छा जी, अब हमने करना ये है खुदाफिज कह देना, खुदाफिज कहते हैं आपको, और कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।